हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अपने यूनिट 4 को देखें तो यूनिट 4 बेसिकली बेस होने वाली है हमारी यहाँ पे ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी डिजीज़ हैं, तो उनके ऊपर जो हमारी ड्रग्स यहाँ पे यूज होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं, जैसे कि पहला हमारा ये टॉपिक हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले हमें स्टेरॉइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है। फिर हम लोग यहाँ पे अपने सेक्स हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर देखें तो हमारा आ जाता है ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। देन हमारा इसके अंदर थर्ड चैप्टर आ जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। तो इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे इस यूनिट 4 में डिटेल में देखना है, और इन सभी को आज के सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। सभी का टाइम स्टैम्प आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपने एंडोक्राइन सिस्टम का हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अपने नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम क्या करता है भाई, ये हमारी बॉडी की सारी ही जो है कह सकते हो एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन अगर आप लोग को याद हो तो नर्वस सिस्टम में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, बॉडी की जो हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं उनको प्राइमरीली तो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन जो यहाँ पे सेकेंडरी कंट्रोल होता है वो हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम के पास। यानी कि अगर हम लोग सही से बोले तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। अब देखो, इसको बहुत ही सिंपली समझो कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये थोड़ा सा इंस्टेंट एक्शन ज़्यादा शो करता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि आप लोग का हाथ जो है किसी जलते हुए बर्तन पे जाए, या फिर कहीं भी मान लो ऐसा कुछ भी एक्शन हो तो आप लोग का हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा एक इंस्टेंट एक्शन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो थोड़ा कह सकते हो शॉर्ट टर्म एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन जो हमारी बॉडी में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे एक सिंपली समझो कि मान लो किसी का शुगर अगर बढ़ गया, ठीक है, उसका ब्लड शुगर लेवल अगर हाई हो गया है तो उसको यहाँ पे नॉर्मल वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको परफॉर्म करने का काम हमारा कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए ना कि एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ये हमारी बॉडी के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, इन सबको यहाँ पे कह सकते हो मैनेज करने का काम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो एक बेसिक आइडिया आप लोग को यहाँ से लग गया कि एंडोक्राइन सिस्टम करता क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। करता क्या है आप लोग समझ गए, अब ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो यहाँ पे ये हमारा सिस्टम होता है जिसके अंदर होती है हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज इक्वल टू एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, तो देखो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे देखो, ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? ग्लैंड्स और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, कई जगह आप लोग को देखने को मिलेगा कि ग्लैंड्स हमारे एक टाइप के ऑर्गन्स ही होते हैं। कई जगह यहाँ पे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है। बाकी एक सिंपली समझो कि जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज होती हैं, जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्लैंड्स को भी एक कह सकते हो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही होता है या फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं। यानी ग्लैंड्स हमारे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ हमारे केमिकल्स को सीक्रेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ग्लैंड्स हमारी होती हैं दो टाइप की। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और देखो, इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। यानी ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो इन हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देखो ग्लैंड समझ गए ना, ये क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, समझ गए, मतलब कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, इतना समझो। अभी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मुझे पता है कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो, अभी तो हम लोग बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी तो पूरा हमें पढ़ना ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दे रिलीज देयर सिक्रेशंस थ्रू डक्ट्स एट स्पेसिफिक साइट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि देखो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर होती है डक्ट्स। अब ये डक्ट्स क्या है, तो देखो डक्ट्स हमारा होता है एक टाइप का, कह सकते हो पाइप होता है, जैसे पाइप बॉडी के अंदर कह सकते हो एक टाइप की नली जो होती है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डक्ट्स, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि मान लो इन्होंने कुछ भी सिक्रीट किया, जो भी केमिकल सब्सटेंस इन लोगों ने सिक्रीट किया, तो वो हमारा जो है एक डक्ट्स में होते हुए जाता है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे इनके अंदर एक और स्पेशल बात क्या होती है, थ्रू डक्ट्स एट अ स्पेसिफिक साइट, यानी कि देखो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं कि ये पहली बात तो अपना जो भी सिक्रेशन है, ठीक है, वो एक डक्ट्स में रिलीज करती हैं, यानी किसी पाइप में, ठीक है। और ये यहाँ पाइप भी जो है क्या कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक साइट, यानी कि किसी पार्टिकुलर जगह पे ही अपना सिक्रेशन जो है सिक्रेट करती हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखें तो जो हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा हम लोग हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में जो भी सलाइवा सिक्रेट होता है उसको कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, अगर आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सलाइवा सिर्फ हमारे माउथ में ही तो सिक्रेट होता है, हमारे बॉडी में और कहीं तो सलाइवा का कोई ऐसा काम होता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, हमारा स्वेट ग्लैंड्स हो गया, ये सब हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो इनके अंदर ना एक स्पेसिफिक कह सकते हो डक्ट्स होती हैं, और ये डक्ट्स के अंदर अपना सिक्रेशन रिलीज करती हैं, और वो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही रिलीज होता है, जैसे सलाइवा हमारा मेनली माउथ में ही रिलीज होता है। और वहीं हम लोग बात करें अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिनको हमें पढ़ना है मेनली, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहली बात दे रिलीज देयर सिक्रेशन विदाउट डक्ट्स, यानी सबसे बड़ी बात यही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पे कोई भी डक्ट्स देखने को नहीं मिलती है। देखो डक्ट सिंपली आप लोग समझो एक पाइप टाइप का आप लोग बोल सकते हो, ऑल्दो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इनके अंदर डक्ट्स होती ही नहीं है, और ये अपना सिक्रेशन क्या करती हैं, डायरेक्टली यहाँ पे रिलीज करती हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली हमारा ब्लड स्ट्रीम, यानी कि कह सकते हो ब्लड कैपिलरी या फिर ब्लड वेसल्स में ही सिक्रेट कर देती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, देखो अब हमारी ब्लड वेसल कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर जगह है, वो हमारी पूरी बॉडी में है। तो जो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो भी सिक्रेशन होता है वो हमारी पूरी बॉडी में होते हुए जाता है, ठीक है। तो अगर इसका आप लोग एग्जांपल समझो, तो यहाँ पे जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो ये यहाँ पे क्या करती है, ये हमारी एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है। अभी मुझे पता है नहीं समझ रहे हो, बट अभी समझ जाओगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये जैसे यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट करती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, अब ये हमारा मेनली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। तो ये यहाँ पे मतलब किसी पाइप में नहीं सिक्रेट होता है, बल्कि ये हमारे जो है कह सकते हो ब्लड वेसल्स में ही सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी बॉडी से होता हुआ हमारे थायराइड के पास चला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगा कि अगर हमारा ये पूरी बॉडी में जाता है तो सिर्फ थायराइड पे कैसे एक्ट करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बस अभी आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन होते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें थी कि पहली बात एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पे डक्ट्स नहीं होती है, और इनके सिक्रेशन को हम लोग यहाँ पे हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आई होप कि आप लोग को लग गया होगा। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने थ्योरी पोर्शन को। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट रेगुलेट्स द बॉडी प्रोसेस बाय सिक्रेटिंग केमिकल सब्सटेंसेज, या फिर इसी को केमिकल मैसेंजर्स बोल सकते हो, जो कि हमारा क्या होता है, हार्मोन्स। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे क्या करती हैं, हमारी उनके पास डक्ट्स नहीं होती है, और ये जो सिक्रेट करती हैं उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ गए ना कि ये जो हार्मोन जो भी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, जितने भी हार्मोन है उनको कौन सिक्रेट करता है, उनको हमारा सिक्रेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, यानी कि इनके अंदर कोई भी डक्ट वगैरह नहीं होती है। डक्ट मतलब एक टाइप का पाइप, ओके। दे सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पे ये क्या होता है कि ये अपना हार्मोन्स जो है डायरेक्टली हमारा ब्लड में ही सिक्रेट कर देती है। द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, और हम लोगों ने देखा कि ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, और यहाँ पे देखो जो भी हमारी कह सकते हो बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम लोग इसके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन, आई होप कि समझ गए होगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोग को देखने को मिलती हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसा कि हमारी क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और ये हमारा हार्मोन सीक्रेट करती हैं इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। अच्छा देखो यहाँ पे कहने को तो हम लोगों ने बोल दिया कि ग्लैंड हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट कर देती हैं, पर देखो ये एकदम भी डायरेक्टली नहीं होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो देखो ग्लैंड्स हमारा टिश्यू से मिलकर बना है और टिश्यू के अंदर सेल्स हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेल्स होती हैं वो सबसे पहले अपना जो हार्मोन्स होता है उनको सीक्रेट करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ईसीएस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से होता हुआ ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है, या फिर जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कह सकते हो स्पेस होता है, पोर्स होते हैं, है ना। और अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो पता होगा कि और इन्हीं पोर्स के थ्रू हमारा क्या होता है, हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो दो सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है ना, तो वहीं पे यहाँ पे सीक्रेट करती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से हमारा ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पहले ये क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सीक्रेट करती हैं और वहां से ये डिफ्यूज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में एंड कैरीज थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या वही जो हमारा ब्लड कैपिलरी का सिस्टम है, वही हमारा ब्लड वेसल्स का सर्कुलेटरी। ओके, द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और यहाँ पे इसके अंदर हमारी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, और मेनली आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आ जाता है पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाटिक आइलेस, ओवेरीज एंड टेस्टिस। तो ये सारी होती है हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहो इनकी लोकेशंस, ठीक है, कि हमारी बॉडी में किस किस जगह हमारी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हुए होगा कि ये हाइपोथैलेमस कहाँ से आ गया। ये तो हमारा कह सकते हो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है ना। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे ये समझो कि इसको कुछ लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में काउंट करते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस, फिर आ जाता है पाइनियल ग्लैंड और फिर हमारा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अब देखो ब्रेन के अंदर ना इनकी लोकेशंस को एकदम अच्छे से दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग एक आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड हमारा कुछ इस जगह और हमारा हाइपोथैलेमस जो है कुछ इस जगह देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने नीचे पार्ट में, तो हमारा आ जाता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड आप लोगों को पता होगा कि हमारे गले के पास एक ग्लैंड देखने को मिलती है बटरफ्लाई शेप की, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे देखो ये जो भी आप लोगों को दिख रहा है ये है थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड के अंदर आप लोग को जो ये चार पार्ट दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। देखो ये जो कह सकते हो चार मैसे मैंने यहाँ पे होल टाइप से बना दिया, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया लेके समझना कि इन चारों को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर ही देखने को मिलती हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलती है हमारे थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ये हमारी हार्ट के पास देखने को मिलती है। और उसके नीचे हमारी देखो जो हमारी दोनों किडनी होती हैं, तो इन दोनों किडनी के ऊपर एक कवरिंग के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड आप लोग को कहाँ देखने को मिलती है, देखो ये दोनों हमारी दो एड्रीनल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में और दोनों हमारी किडनी के ऊपर देखने को मिलती हैं, ओके। और उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है पैनक्रियास। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना कि पूरा पैनक्रियास नहीं, बल्कि पैनक्रियास का एक छोटा सा पार्ट हमारा जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइलेट या फिर इसलेट आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इंसुलिन सिक्रेशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। बाकी पैनक्रियास का एक छोटा सा पार्ट ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में रोल प्ले करता है। बाकी जो हमारा कह सकते हो पैनक्रियास होता है उसका 99% पार्ट हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और 1% हमारा एंडोक्राइन की तरह काम करता है, और उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों ना अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे फीमेल्स में हमें देखो देखने को मिलती है ओवेरी और मेल्स में हमें देखने को मिलता है टेस्टिस, और ये दोनों हमारे दो होते हैं, ठीक है। दो ओवेरीज और दो टेस्टिस हमें यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है, दोनों साथ में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है कह सकते हो टोटल हमें 8 हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो अब एक चीज़ समझो कि यहाँ पे ये हमारा सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इन सभी के बारे में, यानी कि इनका क्या फंक्शंस है, इनसे हमारे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनका क्या फंक्शंस होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है हॉर्मोन्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स दैट प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी केमिकल मैसेंजर सीक्रेट करती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। बाकी हार्मोन्स क्या करते हैं, देखो यही हमारी बॉडी में जो भी कह सकते हो वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी स्पेशली ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। देखो एक चीज़ समझो कि वैसे बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमारा हार्मोन्स रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन अगर प्राइमरली बात करें कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिसको हमारी बॉडी में मेनली हमारा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ होती है, यानी हम लोग कह सकते हो छोटे से जो बड़े होते हैं, बड़े से उसके बाद बूढ़े होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, और उसके बाद हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म है, यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है, हमारी बॉडी की जो भी बायोकेमिस्ट्री है, उनको यहाँ पे उनके लिए हमारा हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी देखेंगे, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हमारी बॉडी के बोन्स की ग्रो होती है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा कह सकते हो शेप में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा हार्मोन्स ही कंट्रोल करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में हमारा हार्मोन्स। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हमें थोड़ा सा समझना है कि जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारी ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट कर देती हैं। अब देखो ब्लड स्ट्रीम तो हमारी बॉडी में पूरी जगह है, लेकिन जैसे मान लो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा TSH था, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको एक्ट तो सिर्फ हमारा थायराइड ग्लैंड पे ही करना है। देखो यहाँ पे ये हमारा कह सकते हो हमारा जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड था, ठीक है, तो उसने क्या किया, TSH को हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट किया, तो ये तो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा ना, तो इसको एक्ट तो सिर्फ हमारा थायराइड ग्लैंड पे करना है। तो ये कैसे करेगा, मतलब कैसे पहचानेगा कि हाँ मुझे इसी पे एक्ट करना है। तो इसको आप लोग थोड़ा इस तरीके से समझो कि देखो हार्मोन सबसे पहले एक्ट करता है रिसेप्टर पे बाइंड होके, ठीक है, यानी हार्मोन्स अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे ही बाइंड होते हैं। अब रिसेप्टर क्या होता है, तो देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये हमारा TSH हार्मोन है, ठीक है, मान लो इसका शेप हमारा कुछ इस तरह के ट्रायंगल शेप का हमारा TSH हार्मोन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जाएगा तो पूरी बॉडी में, लेकिन बाइंड हमारा सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे होगा। कैसे, देखो क्योंकि इसकी जो रिसेप्टर है ना वो सिर्फ हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो आप लोग को दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, कह सकते हो रिसेप्टर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसके रिसेप्टर का शेप कैसा है, यहाँ पे आके हमारा ये जो TSH हार्मोन है ये इजिली बाइंड हो सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लोग देखो तो इसका शेप ट्रायंगल है, और इसके अंदर भी यहाँ पे ट्रायंगल शेप ही है, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये इजिली इसमें फिट हो सकता है, और जैसे ही इसमें फिट होगा वैसे यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे थायराइड ग्लैंड से ही जाके बाइंड होगा, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के पास होंगे। देखो भले ही ये हमारा किडनी के पास भी जाए, भले ही ये हमारा कह सकते हो लंग्स के पास भी जाए, भले ही हमारा और भी जगह जाए, लेकिन अगर वहां पे आप लोग देखो तो जैसे मान लो एक आइडिया है, ऐसा समझो, जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल शेप का ही हो, ये सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो किडनी है, तो किडनी के रिसेप्टर अगर आप लोग देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायरिश शेप का रिसेप्टर है। अब ये ट्रायंगल हमारे इस स्क्वायर में फिट होगा ही नहीं, तो जब फिट नहीं होगा तो बाइंड नहीं होगा। अब वहीं अगर मान लो हमारा थोड़ा सा हम लोग मान लो लंग्स पे देखें, तो यहाँ पे देखो हमारा रिसेप्टर किस शेप का है, हाफ सर्कुलर शेप का है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हमारा बाइंड नहीं होगा, है ना। तो ये एक आइडिया था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हाफ सर्कुलर हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ट्रायंगल हो, लेकिन ऐसा एक आइडिया था कि देखो यहाँ पे इसका जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, TSH हार्मोन का, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के पास ही होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से हार्मोन क्या होता है, हार्मोन जाते तो हमारे पूरी बॉडी में, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होते हैं, लेकिन बाइंड वहीं होते हैं जहां इसको होना होता है। यानी इसका रिसेप्टर जो है, जिस जगह इसका रिसेप्टर होगा वहीं जाके बाइंड होंगे और वहीं अपना एक्शन शो करेंगे। अच्छा एक चीज समझना कि जब हमारा हार्मोन यहाँ पे अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, यानी देखो जब हमारा हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तभी हार्मोन एक्शन देता है। जैसे हार्मोन मान लो अगर उसको ग्रोथ करानी है, ठीक है, जैसे ग्रोथ हमारा कराता है ग्रोथ हार्मोन, तो अगर उसको ग्रोथ करानी है तो सबसे पहले उसको बाइंड होना पड़ेगा जहां भी ग्रोथ करानी है। जैसे मेनली हमारा बोन्स का साइज बढ़ाना होता है, तो सबसे पहले अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, फिर यहाँ पे एक्शन देगा। तो एक चीज समझ गए ना आप लोग कि इस तरीके से हमारा जो है हार्मोन्स क्या होते हैं, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को। तो यहाँ पे देखो हार्मोन्स को मेनली हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप से, ठीक है। पहला हो जाता है हमारे यहाँ पे स्टेरॉयडल हार्मोन, और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे देखो दे आर जनरली सिंथेसाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बेस्ड लिपिड्स।
देखो सिंथेसिस और डेरिवेशन मतलब कि कह सकते हो फॉर्मेशन, यानी कि अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें यानी बनता कैसे, तो स्टेरॉयड हार्मोन हमारे लिपिड से बनते हैं। और लिपिड्स भी कौन से, वो लिपिड्स जिनके अंदर हमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। यानी अगर हम लोग जनरली बोले तो यहाँ पे ये हमारा कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हुए देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दे आर मेनली वाटर इनसॉल्युबल। अब देखो यहाँ पे ये किससे बने, लिपिड से। और लिपिड क्या होता है, लिपिड अब जैसे हमारा ऑयल हो गया है ना, और कह सकते हो वैक्स हो गया, ये सारे हमारे लिपिड होते हैं, फैट हो गया। तो जो हमारा ऑयल होता है क्या वो वाटर में सॉल्युबल होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि ये हमारे लिपिड से बने हैं, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल और लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। भाई लिपिड है तो लिपिड में तो सॉल्युबल ही होगा, ठीक है। और बाकी दीज हार्मोन्स कैन इजिली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे ये हमारी मान लो सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हमारी किससे बनी होती है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से। और फॉस्फोलिपिड जिसके नाम में ही लिपिड है, यानी कि कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन हमारी मेनली लिपिड से बनी होती है। तो जब ये लिपिड से बनी है तो लिपिड को लिपिड तो क्रॉस ही कर जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हमारा हो गया जैसे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये सारे हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एस्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। और सेकेंड टाइप हमारा आ जाता है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स का। तो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन हार्मोन्स। यहाँ पे इनको देखो, इनको एक दूसरा हम लोग प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इनकी सिंथेसिस हमारी किससे होती है, हमारी अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई, अमीनो एसिड से ही तो हमारा प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड्स के अंदर भी जैसे हमारा अमीन्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। अच्छा, ये पेप्टाइड्स क्या होते हैं, अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट करके बताओ। हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 यूनिट 1 में देखा था, ठीक है। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। और बाकी प्रोटीन्स, तो इन सबसे हमारा कह सकते हो इनकी फॉर्मेशन होती है। और बाकी ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब देखो जो हमारे प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये हमारे वाटर सॉल्युबल हैं, तो हमारे लिपिड इनसॉल्युबल हो जाते हैं। इस चीज़ को समझना कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो वही चीज़ है ना कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी है, लिपिड की, तो ये हमारा लिपिड में हमारा वाटर सॉल्युबल क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। देखो आप लोग को याद हो तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कह सकते हो जो भी हमारा वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये हमारा प्रोटीन हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हमारा इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सारे हमारे जो है कुछ नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स के। तो ये था हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्टेरॉइड्स के बारे में। तो देखिए स्टेरॉइड्स हमारे क्या होते हैं, तो स्टेरॉइड्स आर क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस नेचुरली इन बॉडी। तो देखिए वैसे हमारी बॉडी में नेचुरली हमारे स्टेरॉइड्स यहाँ पे कहाँ, एड्रीनल ग्लैंड में हमारे प्रोड्यूस होते हैं। बाकी देखिए स्टेरॉइड्स क्या होता है, देखिए इनके अंदर जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमारी ये 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो सभी स्टेरॉइड में आप लोग को यही बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, उसमें क्या होता है कि हमारे कुछ में हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह अटैच हो जाते हैं। बाकी ये चीज़ आप लोगों को ये 4 रिंग जरूर देखने को मिलेगी हमारी स्टेरॉइड में, ठीक है। ये इन्हीं 4 रिंग से हमारे स्टेरॉइड्स को पहचाना जाता है, इनको हम लोग स्टेरॉयडल रिंग बोलते हैं। बाकी देखिए इस 4 में भी हम लोग बात करें तो 3 हमारी 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। यानी कि देखिए ये 3 रिंग हमारी क्या है, हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और एक हमारी साइक्लोपेंटेन रिंग है। यानी कि ये 3 हमारी 6 कार्बन की और एक हमारी 5 कार्बन की। यानी अगर हम लोग स्टेरॉइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे 17 कार्बन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो अलग अलग टाइप है तो उसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते जाएंगे, कार्बन के नंबर भी बढ़ते जाएंगे, वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स ईच सर्विंग वेरियस फंक्शंस। यानी कि देखिए बहुत डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है डिफरेंट टाइप्स के स्टेरॉइड के बारे में, तो देखिए सबसे पहला हमारा जाता है गोनेन, और ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट स्टेरॉइड होता है जिसके अंदर हमारा सिंपल सा स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यानी ये हमारा 17 कार्बन का स्टेरॉइड होता है जो कि हम लोगों ने अभी जो जनरल स्ट्रक्चर देखा वही होता है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें यहाँ पे कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नो मिथाइल ग्रुप एट C10 और C13 एंड नो सब्स्टिट्यूशन एट C17। अब ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जितने भी टाइप के ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूशन है स्टेरॉइड्स में वो हमारे इन्हीं कार्बन पे देखने को मिलते हैं। यानी C10 देखिए ये जो हमारा ये 10th नंबर का कार्बन है। अच्छा यहाँ पे स्टेरॉइड की थोड़ा सा नंबरिंग हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। जैसे कि देखिए नंबरिंग इसकी सिंपली नहीं होती। देखिए कैसे होता है, पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से 8 से 9 यहाँ नहीं बढ़ेंगे बल्कि इधर जाएंगे, ठीक है। 8 9 फिर 10। तो देखिए एक बार हम लोगों ने यहाँ तक की नंबरिंग कर दी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, ठीक है। फिर 11 12 13, अब यहाँ 14 यहाँ नहीं जाना है बल्कि नीचे आना है, ठीक है। 11 12 13 फिर 14 फिर 15 16 17, इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बता रहा है, जो हमारा
10th नंबर का कार्बन, यानी कि देखिए ये हमारा 10th नंबर का कार्बन हो गया और ये हमारा 13 नंबर का कार्बन हो गया, ये हमारा 17 नंबर का कार्बन हो गया। इन्हीं सब जगह आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेरॉइड्स में हमारी सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग गोनेन की बात करें तो गोनेन के भी हमारे दो टाइप होते हैं, जैसे एक हमारा हो गया 5 अल्फा गोनेन, एक हमारा हो गया 5 बीटा गोनेन। अब इसमें देखिए हमारा जो है इसमें होता क्या है कि देखिए जो आप लोग को डॉटेड लाइन दिख रही है, तो इस डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हमारा प्लेन के नीचे है। देखिए ये हमारा कह सकते हो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिए ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि प्लेन के नीचे है। और ये जो हमारी देखिए ये हमारी वेज और जो है फॉर्म होती है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को हो सकता है पता हो, बट नहीं पता तो सिंपली समझो ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के नीचे है। और ये जो हमारी कह सकते हो थोड़ी सी डेंस लाइन है, इसका मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ ये दिखाने के लिए होती है। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर ही है, इसीलिए यहाँ पे ये 5 बीटा गोनेन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, एक हमारा प्लेन के नीचे है, इसलिए हमारा 5 अल्फा गोनेन हो जाता है। देखिए इसमें बस ये अल्फा और बीटा फॉर्म आप लोग को हर एक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। बस डिफरेंस यही होगा कि ये हमारा जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये प्लेन के अगर जो है दोनों अपोजिट साइड होंगे, यानी एक ऊपर एक नीचे है तो अल्फा हो गया, और दोनों अगर प्लेन के ऊपर है तो हमारा बीटा हो गया। बस ये आप लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमारा सेकंड हो जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारा 18 कार्बन का जो है स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसके अंदर हमारी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, यानी कि देखिए 18 कार्बन यानी कि एक कार्बन बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मली 17 होते हैं, तो एक कार्बन कहाँ बढ़ा है हमारा C13, यानी कि देखिए 13 पोजीशन पे हमें जो है मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा 5 अल्फा हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड है, और ये हमारा दोनों सेम साइड है, तो 5 बीटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है एंड्रोस्टेन, ठीक है। तो एंड्रोस्टेन में देखिए क्या होता है, ये हमारा 19 कार्बन का होता है स्टेरॉइड, ठीक है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो है 10 और 13 दोनों पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप आ जाता है, यानी कि देखिए यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको हम लोग सही कर देंगे, बाकी ये सिंपली इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारा 5 बीटा हो गया, 5 अल्फा हो गया। फिर हमारा प्रेग्नेन आ जाता है। अब प्रेग्नेन देखिए, प्रेग्नेन हमारा 19 के बाद 20 नहीं बल्कि 21 कार्बन का स्टेरॉइड होता है, यानी इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारी देखिए 10 तो 13 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप तो ही है, लेकिन उसके साथ साथ 17 पोजीशन पे एक साइड चेन भी आ जाती है, यानी कि देखिए ये हमारी साइड चेन आ जाती है एथाइल, ठीक है। और एथाइल 2 कार्बन का होता है, इसलिए 21 कार्बन का स्ट्रक्चर हो जाता है ये हमारा। तो ये हमारा 5 अल्फा हो गया, 5 बीटा हो गया। और उसके बाद हमारा आ जाता है कोलेन। अब कोलेन हमारा सीधे 24 कार्बन का स्टेरॉइड हो जाता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 17 कार्बन पे काफ़ी लंबी चेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो है 17 कार्बन पे चेन हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट में कोलेस्टेन। तो देखिए कोलेस्टेन हमारे यहाँ पे 27 कार्बन का जो है स्टेरॉइड होता है, और इसके अंदर हमें काफ़ी लॉन्ग चेन देखने को मिलती है हमारे इस 17 पोजीशन पे। और देखिए ये हमारा अल्फा हो गया, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो बीटा आप लोग सिंपली समझ ही जाओ कि यहाँ पे हमारा दोनों हाइड्रोजन एक ही सेम साइड में होंगे, बस ये हमारा डिफरेंस हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की थोड़ा बहुत बात करें तो देखिए हमारा जैसे जो स्टेरॉइड होता है, तो इसमें जो हमारे देखिए जो हमारा 5th 8 9 10 13 और 14 इस पोजीशन के जो कार्बन होते हैं, ये हमारे एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन होते हैं। देखिए एसिमेट्रिक कार्बन हमारे सिंपली वो कार्बन होते हैं जिनके चारों तरफ हमारे डिफरेंट ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे 64 ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे इसके पॉसिबल होते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत आप लोगों ने 4th सेम में अपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, याद है तो अच्छी बात है, बट नहीं याद है तो आप लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, एग्जाम में कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोलेस्टेन, एंड्रोस्टेन और प्रेग्नेन हमारे 2 कन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करते हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। अब इसको भी हम लोगों ने 3rd सेम ऑर्गेनिक में पढ़ा था, आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो। देखिए होता क्या है कि हमारा साइक्लोहेक्सेन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है चेयर फॉर्म, एक होता है बोट फॉर्म। तो जो चेयर फॉर्म होती है वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है एंगल स्ट्रेन काफ़ी लेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी साइक्लो, अब जैसे ये हमारे देखिए 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, एक हमारा साइक्लोपेंटेन है, तो ये सभी हमारी चेयर फॉर्म में देखिए कुछ इस तरीके से हमारे कोलेस्टेन के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं। तो देखिए ये हमारा चेयर फॉर्म होता है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग को पता हो तो देखिए ये हमारा चेयर हो जाता है, बोट हमारा दोनों सेम साइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, तो बस ये हमारा हो जाता है। और बाकी अगर हम लोग बात करें अपने जो है कुछ सिस एंड ट्रांसफॉर्म की, तो यहाँ पे देखिए जैसे सिस फॉर्म, देखिए सिस क्या होता है, सिस हमारा वो आइसोमर होता है जहाँ पे दोनों सबस्टिट्यूएंट्स हमारे सेम साइड होते हैं, यानी कि देखिए सिस फॉर्म इंडिकेट सबस्टिट्यूएंट्स ऑन सेम साइड। तो यहाँ पे देखिए सेम साइड का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये सिस फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है वो एक प्लेन के नीचे है, ठीक है, जबकि हमारा जो CH3 है वो प्लेन के ऊपर है। जबकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्या है, दोनों ही हमारे यहाँ पे प्लेन की सेम साइड में देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेरॉइड के मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो मेटाबॉलिज्म देखिए सिंपली बात है, मेटाबॉलिज्म हमारा जो है या तो ब्रेक डाउन या तो थोड़ा सा बहुत एक्टिवेशन कराता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में देखिए क्या होता है कि हमारे स्टेरॉइड्स का ब्रेक डाउन भी होता है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिवेशन भी देखने को मिलता है।
अब ऑल द स्टेरॉइड्स इन ह्यूमन बॉडी आर सिंथेसाइज्ड। अब देखिए जितने भी स्टेरॉइड्स हैं उनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से देखने को मिलती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म अकर्स इन वेरियस टिश्यू, यानी कि लिवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, इन सभी जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, साइटोक्रोम P450, हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड हाइड्रोजेनेसेज, ठीक है, और हमारा सल्फो ट्रांसफरेसेज, ये सारे हमारे एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें हमारी फॉलोइंग जो है कौन कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है, तो ये सभी आप लोग को पता ही होगा। मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोक्सिलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, मिथाइलेशन, तो ये सारी हमारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा अपने नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स को। अब हम बहुत डिटेल में अंदर नहीं गए क्योंकि इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेक्स हार्मोन्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे मेजरली कह सकते हो 3 हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से हमारा टेस्टोस्टेरोन हमारा मेजर मेल सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे यहाँ पे मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अब देखिए इनके बारे में वैसे तो हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपनी ड्रग्स के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में दे रखी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जितने भी हमारे हार्मोन हैं उनके अंदर आप लोग को स्टेरॉयडल रिंग देखने को मिलेगी, विच आर प्रोड्यूस्ड स्पेशली बाय ओवेरीज, टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मेल में जो हमारा मेजर मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो वो हमारा टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। और जो फीमेल्स में हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है वो हमारा ओवेरीज करती हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ये भी हमारे यहाँ पे थोड़े अमाउंट में इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। बाकी एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताई जा रही है कि ये जो हमारे हार्मोन है, ठीक है, तो ये मेनली करते क्या है कि जो भी मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जो ऐसी चीज़ें जो कि मेल्स और फीमेल्स को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती हैं, जैसे कि मेल्स में यहाँ पे बियर्ड वगैरह का आना, ठीक है, और यहाँ पे उनका थोड़ा सा उनकी वॉइस थोड़ा डीप हो जाना, और फीमेल्स में जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट वगैरह की ग्रोथ होना, ठीक है, और उनकी वॉइस थोड़ा सा मतलब कि मेल के कंपेयर में इतनी डीप नहीं होती है, थिन वॉइस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे कह सकते हो चीज़ें होती है, ठीक है, तो प्यूबिक हेयर्स वगैरह ये सभी चीज़ें हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये सभी चीज़ें हमारे इन्हीं हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलती है। बाकी देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हमारे मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। और एंड्रोजन्स, अब ये एंड्रोजन से आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, एंड्रोजन के अंदर ही बेसिकली हमारा मतलब देखिए एंड्रोजन हमारी एक वाइडर क्लास हो जाती है। बाकी टेस्टोस्टेरोन हमारा जैसे इसका एक टाइप हो जाता है, जैसे कि एंड्रोजन के अंदर एक हमारा और टाइप हो गया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है, DHT आप लोगों ने सुना होगा। तो मतलब एंड्रोजन्स हमारे मेनली टेस्टोस्टेरोन ही होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे मेल सेक्स हार्मोन हो जाते हैं। बाकी दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल मेनली इन गोनाड्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। और देखिए ये जितने भी हमारे हार्मोन हैं इनकी सिंथेसिस हमारी कोलेस्ट्रॉल से ही होती है, क्योंकि देखिए ये हमारे स्टेरॉइड हैं और हम लोगों ने देखा था कि जितने भी स्टेरॉइड है हमारी बॉडी में वो हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इनको थोड़ा डिटेल में पहले देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने गोनैड्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे गोनैड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी टेस्टिस एंड यहाँ पे जो हमारी ओवेरीज होती हैं फीमेल्स के अंदर, और टेस्टिस जो हमारे मेल्स के अंदर होते हैं, जो कि हमारे कह सकते हो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में गोनैड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना कि गोनैड्स आर मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, यानी कि इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अब इसको आप लोग ज़्यादा डिटेल में तभी पढ़ोगे जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, तब समझोगे, ठीक है। बाकी इतना समझो कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गेमेट्स, ठीक है। तो हमारे गेमेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे मेल्स में हमारा स्पर्म होता है और फीमेल्स में एग्स होते हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और ये दोनों यहाँ पे रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन जब मतलब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तभी यहाँ पे हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अगर रिप्रोडक्टिव हम लोगों ने पढ़ा तो। एंड सेक्स हार्मोन्स, और सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं भाई, हमारा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ें हमारा गोनैड्स ही प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारा टेस्टिस और ओवेरीज। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोनैड्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स में होता है टेस्टिस एंड फीमेल्स में होता है ओवेरीज। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने टेस्टिस के बारे में। तो देखो यहाँ पे टेस्टिस यहाँ पे एक प्लूरल फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे जो मेल्स होते हैं उनके बॉडी में 2 टेस्टिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिंगल में हम लोग उसको टेस्टिस बोलते हैं और प्लूरल में टेस्टिस बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, आई और ये आ जाता है।
तो बाकी यहाँ पे बात करें तो टेस्टिस आर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। यानी यहाँ पे देखो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसमें भी यही हेल्प करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन्स है उसका भी फॉर्मेशन यही करता है। दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर, तो ये हमारे पेयर यानी दो होते हैं, और इन द स्क्रॉटम। और देखो यहाँ पे ये टेस्टिस के आउटर में हमें जो है एक स्क्रॉटम की कवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब एक स्किन की लेयर होती है जिसके अंदर ये सेफ रहते हैं। और ये हमारा मतलब मेल्स में ये आउटसाइड द बॉडी, मतलब मेल्स में बॉडी में बाहर ही जो है रहते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन्स अ कूलर टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन। अब देखो ये बाहर क्यों होते हैं मेल्स की बॉडी में, क्योंकि इनको एक कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, इसलिए ये मेल्स की बॉडी में बाहर देखने को मिलते हैं। और बाकी यहाँ पे बात करें इसके मेजर हार्मोन की, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हमारा वो मेजर हार्मोन होता है जो कि हमारा टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। नाउ बात करें तो टेस्टोस्टेरोन अब यहाँ पे इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका मेल की बॉडी में। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारे स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स, यानी कि इन टेस्टिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो हमारा स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है उसको यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में आप लोग को रिप्रोडक्टिव में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा बस आप लोग समझ लो। बाकी इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग टेस्टिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो अब देखो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा जब पढ़ोगे तभी समझोगे। बाकी जैसे टेस्टिस हो गया और जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं उन सभी में ये हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारा जो है सेक्सुअल डिजायर्स, यानी कि जब भी किसी मेल्स के अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर्स होती है, ठीक है, तो उन सभी को रेगुलेट भी हमारा टेस्टोस्टेरोन करता है। अगर लेवल टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा है तो सेक्सुअल डिजायर्स भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है ज़्यादा। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम मेल्स की बॉडी में यहाँ पे बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है। देखो अगर आप लोगों को पता है कि जिम में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन आप लोग का अच्छा है तो बॉडी अच्छी बनेगी, क्योंकि ये हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब बॉडी की जैसे टेस्टोस्टेरोन इज एन एनाबॉलिक, क्योंकि ये हमारा एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। देखो एनाबॉलिक, देखो एक चीज़ होती है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। तो जो एनाबॉलिक होता है ना, एनाबॉलिक का मतलब होता है जोड़ना। तो ये क्या करता है कि जोड़ने का ज़्यादा काम करता है, ऐसे समझो, ठीक है। अगर आप लोग को पता है तो समझ रहोगे, बाकी सिंपली समझो कि ये चीज़ों को जोड़ने में ज़्यादा काम करता है। तो ये क्या करता है, जोड़ के जैसे हमारी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जैसे मेल्स को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करने में, या फिर थोड़ा बहुत मेल्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं जैसे फेशियल बॉडी हेयर ग्रोथ और जो भी प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है, और एक्सेसिव स्वेट प्रोडक्शन, यानी मेल्स में क्या होता है कि स्वेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत एक कह सकते हो एक एज के बाद पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों में होता है, नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है, सब में नहीं होता है। देखो उससे वही चीज़ है ना। बाकी एग्रेसिव बिहेवियर थोड़ा सा अगर मेल्स का, जैसे कुछ लोगों का काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर होता है, तो ये सारी चीज़ें डिनोट करती हैं कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और डीपनिंग ऑफ वॉइस, तो वॉइस भी बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है अगर मेल्स के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो। और पेनिस इरेक्शन, ठीक है, तो पेनिस का इरेक्ट होना भी यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा टेस्टोस्टेरोन रोल प्ले करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ओवेरीज के बारे में, जो कि हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो देखो ओवेरीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स एंड रिलीज हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो देखो जैसे मेल्स में स्पर्म होता है वैसे ही फीमेल्स में यहाँ पे ओवा या फिर एक्स होता है, ठीक है। तो इसको प्रोड्यूस करने का काम हमारा ओवेरीज करती हैं। और बाकी जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों को भी यहाँ पे ओवेरीज ही प्रोड्यूस करती हैं। नाउ दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर। अब यहाँ पे देखो जैसे मेल्स में दो टेस्टिस होते हैं, उसी तरीके से फीमेल्स में दो ओवेरी भी होती हैं, और जिसको हम लोग ओवेरीज बोल देते हैं। तो देखो एक ओवेरी ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों को, ये दोनों हमारी ओवेरीज होती हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग ओवेरीज बोलते हैं। और दे आर क्रूशियल फॉर फर्टिलिटी, ठीक है। तो फर्टिलिटी, इन सभी के बारे में डिटेल में आप लोग वहाँ पढ़ोगे, बस अभी समझ लो। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में, उन सभी को यहाँ पे मैनेज करता है। बाकी दे प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब देखो जैसे टेस्टिस क्या होता है कि मेल्स में आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, लेकिन ओवेरी क्या होता है कि ये बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये बॉडी में बाहर से शो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और बाकी बात करें इसके मेजर हार्मोन्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन को हम लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर ही कह सकते हो फीटल डेवलपमेंट होता है। तो यूट्रस की लाइनिंग को थिक करने, यानी यूट्रस की कह सकते हो मसल्स को थोड़ा सा थिक करने में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ताकि वो आसानी से कह सकते हो बेबी को एकोमोडेट कर सके, ठीक है। मतलब बेबी को कह सकते हो
रख सके, ऐसा समझो। बाकी इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवेरीज। अब देखो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम हमारे होता है ओवेरीज के अंदर, उसी से प्रोड्यूस होता है। नाउ इट इज ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट मूड एंड प्रमोट बोन हेल्थ। तो फीमेल्स में मूड का रेगुलेशन और बोन हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा हमारा प्रोजेस्टेरॉन दिखता है। अब देखो फीमेल्स के अंदर ना जो मेजर सेक्स हार्मोन होता है वो होता है हमारा एस्ट्रोजन। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है वैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है। तो एस्ट्रोजन या फिर कहीं कहीं आप लोग को ये ओ ई एस्ट्रोजन के नाम से भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे ओ साइलेंट ही होता है। और इज द मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, और जैसे जो भी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे वजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, उन सभी को यहाँ पे ग्रोथ और मेंटेन करने का काम करता है। और देखो एस्ट्रोजन लेवल्स राइज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू सपोर्ट फीटल डेवलपमेंट। यानी कि जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फीटल यानी कि जो भी बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में भी यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस, अब जैसे मेल्स में जैसे फीमेल्स के अंदर जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को, उसको भी यहाँ पे एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा, मतलब एस्ट्रोजन की वजह से ही होते हैं। जैसे फीमेल्स में क्या होता है ना कि एक हाई पिच, मतलब थोड़ी सी उनकी एक पतली सी आवाज़ होती है। और फीमेल्स में भी अगर पिंपल्स वगैरह आते हैं तो एस्ट्रोजन ही उसको बहुत ज़्यादा कह सकते हो ट्रिगर करता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे फीमेल्स में क्या होता है कि जो पेल्विक गर्डल होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। अब पेल्विक गर्डल फीमेल्स में ब्रॉड क्यों होता है? अब पेल्विक गर्डल समझ लो ना आप लोग, जो यहाँ पे लोअर मसल्स होती हैं, ठीक है, तो मतलब सॉरी लोअर बोन्स होती हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा फीमेल्स में ब्रॉड होता है, क्योंकि फीमेल्स को यहाँ पे आगे चल के प्रेगनेंसी, तो मतलब वही चीज़ है कि वहाँ पे बेबी को एकोमोडेट करने के लिए वहाँ पे पेल्विक गर्डल थोड़ा सा फीमेल्स का ब्रॉड होता है। और उसके बाद जो भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट होता है और प्यूबिक हेयर्स हो गए और थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग। तो यूट्रस लाइनिंग को थिक करने में ये भी हमारा रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे, तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे, तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे, तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सिलेबस में, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में देखिए जो हमारी ड्रग्स दी हुई है तो उसमें हमारी टेस्टोस्टेरोन आ जाती है, नैंड्रोलोन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इस्ट्रियोल, इस्ट्राडायोल, इस्ट्रोन, और उसके बाद डायएथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, ये सभी हमारे सेक्स हार्मोन्स हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक रूप से बाहर से भी दे सकते हैं, बाकी नेचुरली भी हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और नैंड्रोलोन ये हमारे जो है कह सकते हो मेल्स में हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि देखिए इनमें से कोई भी स्टार ड्रग नहीं है, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही लेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें टेस्टोस्टेरोन के बारे में, तो देखिए वैसे तो आप लोगों ने इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख ही लिया है। बाकी देखिए वही चीज़ है कि हमारे एंड्रोजन के अंदर एक क्लास होती है, और उसके बाद ये हमारा प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज यानी कि जो भी हमारा टेस्टिस होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि फेशियल हेयर, डीपर वॉइस, मसल मास, रेगुलेशन ऑफ लिबिडो, लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव हो गया, ठीक है, बोन डेंसिटी, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। बाकी ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अंदर हमारी सिंपल सी स्ट्रॉडल रिंग देखने को मिलती है, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है, CH3OH, ये सभी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देना। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए सिंपली ये हमारे जो है एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, ठीक है, टारगेट सेल में, यानी जहाँ पे इनको एक्शन शो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि हमारे जो है जिस भी सेल में बाइंड होता है, ठीक है, तो उस सेल में जाके हम हमारे उन जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उन जीन्स को कह सकते हो रेगुलेट करते हैं, जो कि हमारे क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। उसके बाद ये हमारे जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और वो प्रोटीन सिंथेसिस से क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, हमारे प्रोटीन से होती है। तो ये हमारी उस टाइप की प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं हमारे डीएनए में जाके, ठीक है, जीन्स वगैरह हमारे डीएनए में ही होती हैं। तो जीन में जाके हमारा जो है उन प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन और हाइपोगोनाडिज्म, तो इन सभी में हमारा यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नैंड्रोलोन की बात करें तो देखिए ये भी हमारा जो है एक टाइप का ये हमारा 19 नॉन टेस्टोस्टेरोन होता है, क्योंकि देखिए वैसे तो इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन इसके अंदर में से एक CH3 ग्रुप यहाँ पे, मतलब बाकी स्ट्रक्चर हमारा लगभग टेस्टोस्टेरोन जैसा ही होता है, एक CH3 ग्रुप हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, डीमेथाइलेटेड होता है। ठीक है, बाकी इट इज अ सिंथेटिक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्राइव फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, यानी कि देखिए वैसे इसका डेरिवेशन हमारा टेस्टोस्टेरोन सही होता है, बस एक CH3 ग्रुप यहाँ पे हट जाता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए ये हमारा जो ये भी हमारा जो है कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन जैसा ही काम करता है, मतलब एंड्रोजन रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, ठीक है, उसका एगोनिस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे
जो है एक्टिवेट जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि वही चीज़ है कि हमारे जीन्स वगैरह को ट्रांसक्रिप्ट करता है और उसके बाद प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जिसकी वजह से हमें मसल ग्रोथ और जो भी अदर एंड्रोजेनिक इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे एनीमिया वगैरह, पोस्ट मीनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस, मतलब कि देखिए होता क्या है कि फीमेल्स में यहाँ पे एक एज के बाद यहाँ पे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुएशन चीज़ें खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको मीनोपॉज बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को पता हो। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए जब तक जब जब फीमेल्स में क्या होता है कि जब मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे उनके अंदर ना ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि उनकी जो बोन्स है वो यहाँ पे कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन्स का कमज़ोर हो जाना, होने लगना, ठीक है, बोन्स का मतलब काफ़ी वीक हो जाना, ठीक है, काफ़ी ब्रिटल हो जाना। तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के बारे में, तो देखिए प्रोजेस्टेरोन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का नेचुरल स्टेरॉयड हार्मोन होता है और यहाँ पे ये हमारे जो है बहुत सारे फीमेल्स में मतलब ये मेजर हार्मोन होता है। और देखिए ये हमारा प्रोजेस्टेरोन को हम लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पार्टिकुलरली अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, यानी कि देखिए एक लेडी जब यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो उसके फीटस यानी कि जो भी बच्चा है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, उसमें हमारा प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। बाकी इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय ओवेरीज आफ्टर ओव्यूलेशन एंड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है कि हमारा ओव्यूलेशन के बाद ही हमारी ओवेरीज है और उसके बाद प्लेसेंटा जो हमारा बैरियर होता है, ठीक है, तो उससे हमारा ये प्रोड्यूस किया जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। बाकी ये हमारा 21 कार्बन का स्टेरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 एक्स्ट्रा कार्बन आ जाते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हमारा जो है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। बाइंड होने के बाद ये हमारा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और वेरियस फंक्शन जैसे कि प्रेगनेंसी में यूट्रस को जो है इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो यानी भाई जो हमारा बच्चा है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करना, उसके बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा रेगुलेट करता है। यूजेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का यूज हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन फॉर्म में जो है अपने हार्मोन थेरेपी में भी करते हैं, ठीक है। और मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड लो सेक्स हार्मोन्स लेवल्स, यानी कि अगर मान लीजिए फीमेल्स में लो सेक्स हार्मोन लेवल है तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका बाहर से यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वुमेंस में यहाँ पे प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके यूज हो जाते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रियोल के बारे में, ठीक है, तो देखिए स्ट्रियोल हमारा जो है एक टाइप का एस्ट्रोजन का ही फॉर्म होता है, ठीक है। और ये हमारा एक टाइप का फीमेल सेक्स हार्मोन होता है और ये हमारे 3 मेन एस्ट्रोजन, देखिए एस्ट्रोजन की 3 फॉर्म होती है मेनली, एक हमारा स्ट्रियोल हो गया, एक हमारा एस्ट्राडायोल हो गया और हमारा एस्ट्रोन हो गया, ठीक है। तो इन तीनों में से एक फॉर्म हमारी स्ट्रियोल होती है और ये हमारा मेजर एस्ट्रोजन होता है जो कि हमारा प्रेगनेंसी वगैरह में इन्वॉल्व होता है और नेचुरली हमारा प्लेसेंटा और फीटस जो है से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर जो है सिंपली इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमारे 3 OH ग्रुप आ जाते हैं स्टेरॉयडल रिंग के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर है मेनली हमारा ER अल्फा यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा, ठीक है। तो इन दोनों पे ये हमारा प्राइमरी एक्ट करता है और जो भी हमारे एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव टिश्यू होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन जिस टिश्यू पे जाके अपना रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे कि हमारा यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, ब्रेस्ट हो गया, इन सभी में ही अपना एस्ट्रोजन इफेक्ट शो करता है और जो भी फंक्शन है वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो वो सारे इफेक्ट यहाँ पे हमारा ये शो करता है क्योंकि ये हमारा एस्ट्रोजन का ही काम करता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो वेजाइनल एट्रोफी यानी कि कभी कभी वजाइना वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पे भी। और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि हार्मोन की कमी में हम लोग यहाँ पे इसको जो है बाहर से भी देते हैं, ठीक है। और एस्ट्राडायोल की बात करें तो देखिए ये भी हमारा जो है एक टाइप का एस्ट्रोजन होता है और ये हमारा सबसे मोस्ट पोटेंट और अबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में सबसे ज़्यादा पोटेंट फॉर्म होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज मतलब कह सकते हो इफेक्टिव यही होता है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है वही है, हमारा बाइंड हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे करता है जहाँ पे, और एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव जीन्स में यहाँ पे अपना जो है ट्रांसक्रिप्शन वगैरह शो करता है, ठीक है। मतलब कि जो भी एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्स करती हैं जीन्स, ठीक है, मतलब कि जहाँ से हमारा प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज होते हैं तो उन सभी में अपना इफेक्ट शो करता है। यूजेस की बात करें तो वही हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में भी इसका यूज होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन को प्रिवेंट करने में भी हमारा यूज होता है, ठीक है। थर्ड हमारा जाता है एस्ट्रोन, तो ये भी हमारा एक टाइप का एस्ट्रोजन का ही फॉर्म होता है और सबसे वीक होता है, ये बहुत वीक होता है, ठीक है, और बहुत ही माइनर होता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं देखने को मिलता है।
ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी हमारा वही चीज़ है कि हमारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। बाकी यहाँ पे इसकी एफिनिटी और पोटेंसी यहाँ पे काफ़ी कम होती है एस्ट्राडॉल के कंपेयर में। यूजेज की बात करें तो हमारा वही हो गया हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, ठीक है। मतलब कि जो है मैच्योर होने से पहले ही जो हमारी ओवेरी है, ठीक है, वहाँ पे हमारा एग नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, कह सकते हो, वो सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट ड्रग के बारे में, तो ये हमारी रहती है डाइथाइल स्टिलबेस्टॉल। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे एक लौती ड्रग है इसके अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे कह सकते हो स्टेरॉइड नहीं होती है, मतलब ये नॉन स्टेरॉइडल होता है, ठीक है। और सिंथेटिक फॉर्म होता है एस्ट्रोजन का ही, मतलब ये काम एस्ट्रोजन जैसा ही करता है, बाकी ये सिंथेटिक होता है, यानी बाहर से सिंथेसाइज किया जाता है। और इसका यूज़ जो है वाइडली जो है 1940 से 1970s के टाइम पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया था। बट यहाँ पे आज के दिन में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट वगैरह भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और यहाँ पे उसी एस्ट्रोजन, यानी कि देखिए जो भी काम एस्ट्रोजन करता है वही सेम काम यही करता है, मिमिक करता है। मिमिक मतलब कॉपी करता है, ठीक है। यूजेज की बात करते हो हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रोस्टेट कैंसर और कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, ठीक है, प्रिवेंट करना। तो वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे। तो ये था हमारा यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली होता क्या है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑल्सो टर्म्ड एज इम्पोर्टेंस, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस के नाम से भी जानते हैं। बाकी इज डिफाइंड एज फेलियर टू अचीव और मेंटेन अ रिजिड पेनाइल इरेक्शन सुटेबल फॉर सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि देखिए यहाँ पे जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह होता है तो वहाँ पे जो पेनिस है, ठीक है, उसका साइज यहाँ पे एनलार्ज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी यहाँ पे मेल्स के अंदर, मतलब मेनली ये प्रॉब्लम हमारी मेल्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। फीमेल्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि उनके पेनिस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे पेनिस के अंदर एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जितना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उतना यहाँ पे इरेक्शन नहीं आ पाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पेनिस के अंदर जो इरेक्शन होता है, ठीक है, तो उसका मतलब डिसफंक्शन बन जा रहा है, यानी पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पेनिस इरेक्शन में जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। क्योंकि पेनिस में अगर इरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे वजाइना को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जो कि यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बेसिक नीड होती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट इज अ कॉमन कंडीशन इन मैन एज्ड ओवर 40। अब देखिए वैसे जनरली क्या होता है कि 40 साल के बाद यहाँ पे मेल्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, वैसे इतनी कॉमन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आज के दिन में किसी भी एज में हमारे मेन को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एज में देखने को मिल सकती है यहाँ पे ये प्रॉब्लम। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉजेज हमारा जो है स्ट्रेस हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है कि बॉडी में हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पा रहा। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, तो ये सारी, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, लो सेल्फ स्टीम, अगर जो है खुद के लिए बहुत अच्छी फील नहीं आ पा रही है, ठीक है, लाइफ स्टाइल अगर अनहेल्दी है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम मतलब परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस लाइक कुछ लोगों को होती है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ें सोच के भी यहाँ पे मतलब पेनिस में इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो इसके अंदर हमारी मेजर ड्रग्स होती हैं वो हो जाती है हमारी सिल्डेनाफिल और हमारी टेडेलाफिल, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर हमारी मेजर ड्रग्स हो जाती हैं। सिल्डेनाफिल को हम लोग यहाँ पे कॉमनली जो है ब्रांड नेम इसका वायग्रा होता है, ठीक है, तो वायग्रा के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है, शायद आप लोगों ने सुन रखा हो। और मैकेनिज्म ऑफ पेनाइल इरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में पेनिस में इरेक्शन आता कैसे, ठीक है। मतलब जनरली अगर नॉर्मली कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो पेनिस में इरेक्शन होता कैसे है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो कैसे आती है और ड्रग्स हमारी कैसे काम करती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे हमारी तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है तो देखिए सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है।
तो उनके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, उनके थ्रू हमारा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल यहाँ पे हमारी बॉडी में, मतलब देखिए सबसे पहली बात कि ये हमारे जो है इसका जो है कंट्रोल हमारा थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम के पास होता है, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं या फिर सोचते हैं जो कि मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन को कॉज करती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड आप सभी को पता है हमारा एक टाइप का पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। तो अभी नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है, हमारा ग्वानिलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। अब ये ग्वानिलाइट साइक्लेज क्या करता है, हमारे जीडीपी को यहाँ पे सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सीजीएमपी क्या करता है, ये सीजीएमपी हमारे कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। और जब कैल्शियम का लेवल यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है, तो देखिए होता क्या है भाई, कैल्शियम ही हमारा जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो अगर हमारा कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हुआ तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे देखिए मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये डायलेट हो गई तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो पहली बात देखिए ब्लड वेसल्स तो डायलेट हो ही गई और यहाँ पे ब्लड फ्लो भी बढ़ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जैसे जो पेनिस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मतलब उसके अंदर एक इरेक्शन आ जाता है, ठीक है, मतलब वो यहाँ पे थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फाइनली जो है इरेक्शन की फिनोमिना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से यहाँ पे हमें पेनिस में इरेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि अब ये इरेक्शन जो है ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू बना रहता है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये जो सीजीएमपी है, तो जब तक ये हमारा रहेगा तब तक ही हमारा यहाँ पे इरेक्शन रहेगा, है ना, तब तक ही हमारा कैल्शियम का लेवल कम होगा और हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट रहेंगी। लेकिन होता क्या है, ये जो सीजीएमपी है ना, ये थोड़े टाइम बाद यहाँ पे जो है हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये सीजीएमपी हमारा जीएमपी में कन्वर्ट होता है, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कम होने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें मेनली करना क्या है कि इस अगर मान लीजिए हम लोग इस किसी तरह इस PDE5 एंजाइम को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो क्या होगा भाई, सीजीएमपी जल्दी से यहाँ पे जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा। और जितना ज़्यादा सीजीएमपी होगा हमारी बॉडी में उतना ज़्यादा हमारी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे इरेक्शन मेंटेन रहेगा काफ़ी देर तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरीके से हमारी यहाँ पे ड्रग्स काम करती हैं। जैसे कि हमारी पहली ड्रग आ जाती है सिलेनाफिल। तो सिलेनाफिल यहाँ पे जो है हमारी ब्रांड नेम वैग्रा के नाम से सेल होती है, जिसके अंदर यहाँ पे वैसोडाइलेटिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये हो जाता है हमारा सिलेनाफिल का स्ट्रक्चर। बाकी यहाँ पे अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट प्रमोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ, जो कि अब देखिए इसी एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा ब्रेकडाउन होता है किसका, सीजीएमपी का। तो अगर ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो सीजीएमपी ब्रेकडाउन होगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ब्लड फ्लो यहाँ पे बना रहेगा पेनिस में, है ना। और जब तक ब्लड फ्लो बना रहेगा तब तक पेनिस में इरेक्शन मेंटेन रहेगा। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे इस ड्रग को जो है ज़्यादा देर तक जो है सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग हमारी जो है मेनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज की जाती है, ठीक है। तो इसको जो है सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने के लिए ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि ना यूज़ की जाए तो बेहतर रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी का जो है एक अननेचुरल फिनोमिना करती है ना, क्योंकि सीजीएमपी को ब्लॉक कर रही है तो एक नेचुरल फिनोमिना नहीं होता है। बाकी यहाँ पे यूजेज की बात करें तो यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। दूसरी ड्रग यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है टेडेलाफिल। तो टेडेलाफिल यहाँ पे जो है हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड फ्लो यहाँ पे पेनिस में यहाँ पे देखिए सेम काम वो भी टेडेलाफिल भी करती है। बाकी यहाँ पे हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है और ये हमारा ब्रांड नेम सियालिस के नाम से सेल होती है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सीखे सेम ही है, हमारे PDE5 को ब्लॉक करेगी। और यूजेज की बात करें तो यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने में यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होने वाली ड्रग्स को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं यहाँ पे जो कि हमारे प्रेगनेंसी को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ओरल का मतलब क्या है कि ये हमारी ओरली ली जाएंगी, यानी कि यहाँ पे ये हमारी टैबलेट्स वगैरह के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरली पिल्स होती है, मतलब कि काफ़ी छोटी छोटी हमारी गोलियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग पिल्स बोलते हैं। तो एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफन रिफर्ड एज द पिल इज अ मेडिकेशन टेकन बाय माउथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि ये हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि जनरली हमारे जो है जनरली ये मेडिकेशंस यहाँ पे फीमेल के द्वारा ली जाती हैं, और यहाँ पे ये जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। बाकी दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन एंड ऑल्सो बाय प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम पेनिट्रेटिंग थ्रू द सर्विक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए बेसिकली करती क्या है कि ये हमारा जो है सबसे पहली बात तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती हैं। ओव्यूलेशन का मतलब होता है हमारा एग का रिलीज होना, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर यहाँ पे जब जो है एग रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेटरी फेज होता है, थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसके अंदर यहाँ पे क्या होता है अराउंड जो है 14th डे, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब 14 डे होता है, मतलब टोटल यहाँ पे अराउंड जो है 1 मंथ 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। अब ये जनरली थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, बट 28 डेज में जब फीमेल्स यहाँ पे मतलब फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद यहाँ पे मतलब 28 डेज तक, मतलब कि वो 28 डेज की साइकिल होती है, तो उसमें जो 14th डे होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे ओव्यूलेशन देखने को मिलता है, जब यहाँ पे फीमेल्स के अंदर यहाँ पे एग रिलीज होता है। तो देखिए प्रेगनेंसी के लिए मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए एग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए स्पर्म यहाँ पे जब एग के साथ कंबाइन करता है तभी हमारा यहाँ पे जाइगोट बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए स्पर्म पहुंच भी गया है अगर फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन अगर एग ही नहीं मिलेगा उसको, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारे ये ओव्यूलेशन को इन्हिबिट करता है, और दूसरी बात यहाँ पे ये हमारे जो है स्पर्म को रीच होने से भी रोकता है। तो देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, बाकी आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा कि प्रेगनेंसी में क्या होता है। जो मेल का स्पर्म होता है, मतलब बेसिकली जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, दो पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है, ठीक है, तो स्पर्म यहाँ पे फीमेल्स की वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे अंदर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर मान लीजिए वो स्पर्म अगर जो है एग फॉर्म हो चुका है, ठीक है, तो वो ये स्पर्म क्या होगा, इस एग के साथ फ्यूज होके और हमारा जो है जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यही जाइगोट हमारा फाइनली जो है बेबी के फॉर्म में यहाँ पे जो है हो जाता है, और यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली टारगेट क्या रहेगा कि हम लोग यहाँ पे इस ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे, या तो हम लोग इस एग को बनने से रोकेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे इस स्पर्म को यहाँ पे पहुँचने से रोकेंगे, ठीक है। तो दो काम हमें यहाँ पे करने हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि फीमेल्स में यहाँ पे किस तरीके से हॉर्मोन्स की रिलीज देखने को मिलती है, और किस तरीके से यहाँ पे जो है हार्मोन का एक बहुत ही मेजर रोल देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, जो हमारा ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है। देखिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की नॉलेज होती तो अच्छा रहता, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग समझना कि जो ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है, तो ये हमारे कुछ हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये हार्मोन हमारा रिलीज होता है तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ये हमारा जाता है कहाँ जाता है, हमारी बॉडी की पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, जैसे ये हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है, तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, यानी इसको एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही हमारे स्टिमुलेट होती हैं तो ये हमारा रिलीज करती हैं गोनेडोट्रोपिन। अब गोनेडोट्रोपिन के अंदर हमारे दो हार्मोन होते हैं, पहला होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LH बोलते हैं, और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FSH बोलते हैं। अब देखिए इन दोनों का मेजर मेजर काम क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, तो वो जो फीमेल्स के अंदर ओवेरी होती है, ठीक है, तो ओवेरी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, फीमेल्स के अंदर यही फॉलिकल्स हमारा एग बनाने का काम करते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये जो हमारे गोनेडोट्रोपिन के अंदर जो हमारा पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये हमारा फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, यानी कि फॉलिकल्स को इतना कैपेबल बनाता है कि वो एग यहाँ पे रिलीज कर सके। मतलब देखिए कोई एक फॉलिकल ही हमारा इतना मैच्योर होता है जो कि एग को रिलीज करता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि फीमेल्स में एग जो है एक ही फॉलिकल से रिलीज होता है, ठीक है, बेसिकली एक ही एग होता है। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ वही है कि हमारा जो है ये फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये हमारा फाइनली ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है। मतलब कि देखिए ये हमारा फॉलिकल्स को मैच्योर कर रहा है कि हमारा एग बना सकें, ठीक है, और उस एग को यहाँ पे फॉलिकल से रिलीज कराने का काम हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते हैं। अब देखिए हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि ये दोनों हार्मोन हमारे करते क्या हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे जब ओव्यूलेशन वगैरह होता है तो एग रिलीज होता है, और इसी के थ्रू हमारे यहाँ पे कह सकते हो हार्मोन्स वगैरह भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो हमारे दोनों हार्मोन है, ठीक है, ये दोनों तो देखिए ये इनका बेसिक फंक्शन हो गया, लेकिन बाकी ये हमारे ओवेरी को भी हमारे यहाँ पे ट्रिगर करते हैं जाके हमारे कौन कौन से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए, और यही दोनों हमारे मेजर फीमेल हार्मोन होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हमारे मेजर फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिनको यहाँ पे ओवेरी, जो कि यहाँ पे ओवेरी बनाती है डेफिनेटली, ठीक है। और इस ओवेरी को ये हार्मोन बनाने के लिए ट्रिगर कौन करता है, हमारा जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जब भी यहाँ पे फीमेल्स के अंदर इनका लेवल लो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे जो है इसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं कि ये हमारा और ज़्यादा रिलीज हो, ठीक है, LH और FSH हमारा और ज़्यादा रिलीज हो, ताकि ये हमारा ओवेरी को और ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने के लिए कह सकते हो
हमारा ट्रिगर कर सकें। लेकिन अगर हम फीमेल की बॉडी में इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, अगर इन दोनों का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक निगेटिव सिग्नल भी भेजते हैं, ठीक है। अगर इनका लेवल कम है तो ये हमारा जो है गोनाड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पे सिग्नल भेजेंगे कि ये और ज़्यादा रिलीज करें, कौन कौन से, LH और FSH को, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों का लेवल हमारी बॉडी में किसी तरह ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो फिर ये दोनों यहाँ पे एक निगेटिव सिग्नल भेजते हैं, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि ये थोड़ा कम रिलीज करे। क्योंकि ये दोनों जितना रिलीज होंगे, ध्यान से समझिए, यही दोनों हमारे ओवैरी को ट्रिगर कर रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए। तो ये दोनों जितना रिलीज होंगे यानी LH और FSH जितना रिलीज होगा उतने ज़्यादा हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे। लेकिन अगर ये कम रिलीज होंगे, ठीक है, तो ये कम बनेंगे, या फिर कह सकते हो अगर इन दोनों का लेवल बढ़ गया ऑलरेडी तो हमारी बॉडी जो है सिग्नल भेजेगी कि अब और मत रिलीज करो, क्योंकि ये हमारा बॉडी में ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में है। तो यहाँ पे देखिए आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग समझे तो जैसे ये हमारे फीमेल्स का वजाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सॉरी मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि इंटरनली देखने को मिलता है। तो जैसे ये हमारा वजाइना हो गया, ठीक है। अब वजाइना के ऊपर हमारा सर्विक्स वाला पार्ट होता है, सर्विक्स के ऊपर हमारा यूट्रस वाला पार्ट होता है। अब होता क्या है, देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन या फिर कह सकते हो प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जैसे ये जो हमारा एग है, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा मेनली ओवैरी होती है, ठीक है। इसी ओवैरी में हमारा यहाँ पे एग बनता है, ठीक है। तो ये एग जब बनता है तो होता क्या है, यही एग हमारा 14th डे पे, ठीक है, 14th डे पे ये जो एग है ये हमारा रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग समझें अपने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस को, जैसे फीमेल के अंदर दो मेजर हार्मोन होते हैं, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है, ये हमारा स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यानी कि देखिए ये जो हमारा कह सकते हो यूट्रस होता है, ठीक है, तो इसकी सबसे इनर लाइनिंग हमारी होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग को पता होता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, पता होगा तो आप लोग समझ रहोगे। बाकी इसकी जो सबसे इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमारा ग्रोथ, इसकी ग्रोथ को यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, कौन, एस्ट्रोजन। तो देखिए ग्रोथ को स्टिमुलेट करने से मतलब है कि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थोड़ा थिक करने का काम करता है, यानी कि देखिए ये लाइनिंग थोड़ी सी मोटी होने लगती है, ठीक है। अब ये मोटी क्यों होने लगती है, ताकि देखिए क्योंकि यहीं पे क्या होगा, यहीं पे जैसे अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी एग और स्पर्म मिल रहे हैं, तो यहीं पे आके एट लास्ट में बेबी जो है कह सकते हो मतलब बाइंड हो मतलब कि मतलब यहाँ पे बेबी जो है इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। जो एग जो जाइगोट है वो यहीं पे इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये जो हमारा एस्ट्रोजन है ये हमारे इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, इनकी ग्रोथ को। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये स्टिमुलेट कर दिया इसने, जब इसकी ग्रोथ होने लगी तो उस ग्रोथ को, ठीक है, मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए एस्ट्रोजन हमारा जो है फॉलिकल डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन को भी सपोर्ट करता है, तो देखिए वो चीज़ तो है ही है। बाकी यहाँ पे मेनली हमारे ये जो है स्टिमुलेट करता है इसकी ग्रोथ को, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे इसको मेंटेन करता है। और इसके अलावा क्या करता है, ये हमारा थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि देखिए ये जो हमारा सर्वाइकल है, ठीक है, सर्वाइकल वाला पार्ट है। तो देखिए मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब मान लीजिए जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो यहाँ पे स्पर्म देखिए, यहाँ पे स्पर्म जो है इसी के थ्रू, इसी वजाइना के थ्रू ही तो हमारा जो है हमारे यूट्रस में पहुंचेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर यहाँ से जैसे एग रिलीज हुआ, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए स्पर्म गए, ठीक है, तो ये स्पर्म और एग हमारे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, ठीक है, इस ट्यूब को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे ये दोनों मिलके जो है जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। और ये जाइगोट क्या होता है, यही जाइगोट यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हमारा जो है इम्प्लांट हो जाता है इस यूट्रस लाइनिंग में, ठीक है, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। और देखिए अगर आप लोग को पता हो तो अगर हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यही जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, यही हमारा जो है 28th डे पे या फिर जो है उससे पहले भी कह सकते हो, ठीक है, हमारा श्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये लाइनिंग हमारी यहाँ पे टूट के गिरना चालू हो जाती है। और इसी की वजह से यहाँ पे फीमेल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इसी वजह से देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो लाइनिंग है, अगर देखिए ये लाइनिंग इसलिए बनती है ताकि यहाँ पे बेबी आके इम्प्लांट हो सके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इस लाइनिंग का कोई काम ही नहीं है। तो ये लाइनिंग हमारी क्या होती है, ये लाइनिंग हमारी जो है टूट के गिरना चालू हो जाती है, ठीक है। और यही हमारा जो है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि ये लाइनिंग हमारी टूट के गिर रही है, ठीक है, इसको शेडिंग बोलते हैं। तो देखिए वही चीज़ है कि आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो यहाँ पे फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब तक भी 9 मंथ तक प्रेगनेंसी जनरल टाइम होता है, उस टाइम फीमेल्स में नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि किसी भी टाइप की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलती, ठीक है। उन प्रेगनेंसी के टाइम तक यहाँ पे फीमेल्स में यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लाइनिंग है फिर ये क्या करती है भाई, ये टूट के गिरेगी थोड़ी, तब तो ये हमारे बेबी को यहाँ पे संभालेगी, है ना।
तो देखिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को पता होगा, नहीं पता हो देखिए पहले से थोड़ा बहुत पता था तो आई थिंक ज़्यादा आप लोग बेटर समझ गए होंगे, नहीं पता था तब भी आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मेनली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इस चीज़ को इनिबिट करना है, हमें इस प्रेगनेंसी को रोकना है। अब इस प्रेगनेंसी को रोकने के दो रास्ते हैं, या तो हम लोग इस वजह मतलब इस स्पर्म को पहुँचने से रोक दें, ठीक है, और या तो हम लोग इस एग को रिलीज होने से रोक दें, ठीक है, या फिर मतलब यही सब चीज़ें करके हम लोग प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो ये हमारी वो दवा है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। अब ये हमारी मेनली दो टाइप की होती हैं, एक हमारा होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दूसरा होता है प्रोजेस्टिन ऑनली पिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें पहले टाइप की कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये हमारी वो दवाएं होती है जिसके अंदर हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। देखिए प्रोजेस्टिन का मतलब हमारा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, ठीक है, सिंपली मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इस ये हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिलता है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन्हीं दोनों की वजह से तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब यही तो हमारा एग को रिलीज करा रहे हैं, यही तो हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इन्हीं दोनों को दे देंगे तो हमारा प्रेगनेंसी इनहिबिट कैसे होगी। तो देखिए ये ऐसे होगी कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि अगर इनका लेवल हमारी बॉडी में कम है तो ये हमारे LH एंड FSH को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा LH और FSH रिलीज करे। लेकिन अगर इन्हीं दोनों का लेवल हमारी बॉडी में किसी तरह बढ़ जाए, ठीक है, तो अगर हम लोग बाहर से देंगे इनको तो हमारी बॉडी में बाहर से देंगे तो लेवल बढ़ेगा, और जब लेवल इनका बढ़ेगा तो ये हमारे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, एक निगेटिव सिग्नल भेजेंगे, और जब निगेटिव सिग्नल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इन हार्मोन्स को रिलीज करना कम कर देगा या फिर खत्म कर देगा। अब देखिए अगर हमारी LH और FSH नहीं रिलीज हुए तो क्या होगा भाई, हमारा फॉलिकल्स मैच्योर हो नहीं पाएंगे, हमारा ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे फॉलिकल्स ही नहीं मैच्योर है, ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा भाई, जब हमारा एग रिलीज ही नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है कह सकते हो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे काम करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इट कंसिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, यानी कि देखिए वही चीज़ें कि हमारे ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं। बाकी थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस टू ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एग। अब देखिए जैसे हम लोगों ने देखा प्रोजेस्टेरॉन जो था इसका एक काम तो था हमारा जो है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना, लेकिन इसका दूसरा काम भी था हमारा थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि देखिए ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें देखिए ये जो वजाइना के ऊपर वाला पार्ट है सर्विक्स, और सर्विक्स के ऊपर वाला पार्ट है यूट्रस। तो ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ये हमारा जो सर्वाइकल मतलब कि जो सर्विक्स है, ठीक है, तो इस सर्विक्स वाले पार्ट को यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा जो है कैसे तो थिक कर देता है, मतलब यहाँ पे म्यूकस होता है तो इस म्यूकस को इतना थिक कर देता है कि यहाँ पे ये जो लाइनिंग है, ये जो मतलब ये जो रास्ता है, ठीक है, ये ब्लॉक हो जाता है। अब जब ये रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो हमारा क्या होगा, स्पर्म यहाँ पे रीच ही नहीं मतलब पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पर्म यहाँ पे एग तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा काम हो जाएगा। बाकी देखिए ये क्या करते हैं, थिनिंग द यूट्राइन लाइनिंग टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इम्प्लांटेशन। और इसके अलावा देखिए ये क्या करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये जो है हमारी ये जो यूट्राइन लाइनिंग है, तो देखिए ये जो मतलब मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, जाइगोट बन भी जा रहा है, लेकिन अगर ये यूट्राइन लाइनिंग यहाँ पे थिक नहीं हुई, ठीक है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, तो अगर ये थिक नहीं हुआ तो यहाँ पे ये बेबी इम्प्लांट हो ही नहीं पाएगा। तो अगर ये बेबी इम्प्लांट नहीं हो पाया तो भी यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस लाइनिंग को भी थिन करने का काम हमारी ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव करती हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे प्रोजेस्टिन ऑनली यानी मिनी पिल्स की बात करें तो देखिए ये हमारी उन लोगों को ज़्यादातर दी जाती है जो कि एस्ट्रोजन को नहीं ले सकते। बाकी दे प्राइमरी वर्क बाय थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि देखिए ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे पहली बात कि सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं ताकि स्पर्म पहुँच ना पाए, और दूसरा यहाँ पे ये समटाइम जो है ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करती है, यानी कि थोड़ा बहुत इनका ओव्यूलेशन पे भी असर देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस के अंदर ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहली ड्रग हमारी आ जाती है मीफेप्रिस्टोन। अब देखिए मीफेप्रिस्टोन यहाँ पे देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारी दो टाइप की दवाएं होती हैं, एक हमारा होता है कंबाइंड और दूसरा होता है प्रोजेस्टिन ऑनली। लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप की दवा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये हमारा जो है एंटी प्रोजेस्टोन की तरह काम करती है, मतलब कि ये क्या करती है, प्रोजेस्टोन के अपोजिट काम करती है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करती है। बाकी देखिए ये हमारा सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन होता है विथ बोथ एंटी प्रोजेस्टेरोनिक एंड एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टी, यानी कि देखिए पहली बात तो इसके अंदर एंटी प्रोजेस्टेरोन यानी प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करती है, दूसरा यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को भी यहाँ पे इनहिबिट करने का काम करती है। अब ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मीफेप्रिस्टोन इज एन एंटी प्रोजेस्टिन दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अ हार्मोन नेसेसरी टू मेंटेन अ प्रेगनेंसी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने क्या देखा, इस लाइनिंग को बनाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन, लेकिन इस लाइनिंग को मेंटेन कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन हमारा इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है प्रेगनेंसी हार्मोन,
यानी कि देखिए अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी हो भी गई तो यहाँ पे रुक नहीं पाएगी, मतलब प्रेगनेंसी यहाँ पे बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन को अगर हम लोग किसी तरह इनहिबिट कर दें तो भी क्या होगा, हमारी जो है फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल जो है क्या काम करते हैं, हमारे प्रोजेस्टेरॉन को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि उसके एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। और इसका मेजर एक्शन क्या होता है, हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना। बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मिफेप्रोस्टोन एल्टर्स द एंडोमेट्रियम इंड्यूसिंग ब्लीडिंग एंड कॉजेज यूट्राइन लाइनिंग टू श्रेड। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, जब ये हमारा बन ही मतलब प्रोजेस्टेरॉन ही तो यहाँ पे इसको मेंटेन करके रख रहा है, अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो ये बनेगी भी, उसके बाद क्या होगा भाई, हमारी शेड हो जाएगी, और अगर शेड हो गई, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ब्लीडिंग हो जाएगी और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। यूजेस की बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारा कॉम्बिनेशन यानी मिसोप्रिस्टोल के साथ हमारा कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड ड्रग इसके अंदर हमारे होता है नॉर्जेस्ट्रल। तो नॉर्जेस्ट्रल देखिए हमारा क्या होता है कि हमारा एक टाइप का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, बाकी हमारे ये प्रोजेस्टेरोन से ही डिराइव किया जाता है और प्राइमरी जो है हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि वही चीज़ें कि कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ किया जाता है। बाकी देखिए ये हमारा जो है रेसिमिक मिक्सचर होता है दो स्टीरियो आइसोमर्स का, कौन कौन से, हमारा डेक्स्ट्रोनॉर्जेस्ट्रल और लिवो, तो एल और डी आप लोग जानते होंगे, डेक्स्ट्रो लिवो, ठीक है। और बाकी ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और बाकी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए ये हमारा जो है, देखिए ये हमारा मेनली जो है कह सकते हो प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करता है, यानी कि हमारा जो है अब हम लोगों ने जैसा देखा था कि हमारे दो टाइप की पिल थी, तो ये हमारा मिनी पिल्स यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की तरह काम करता है। तो देखिए ये करता क्या है, इट बाइंड्स टू प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, यानी कि देखिए ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करता है तो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एंड सप्रेस ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीज। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, अगर इनका लेवल हमारी बॉडी में कम बढ़ा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव सिग्नल भेजेंगे, और जब नेगेटिव सिग्नल जाएगा तो हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारा इसकी रिलीज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी देखिए इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन रिलीज यानी कि, और देखिए प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी ये हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि इस एलएच की रिलीज को कम करते हैं। और ये एलएच देखिए क्या करा रहा है भाई, यही तो ओव्यूलेशन करा रहा है, यानी एग को रिलीज करा रहा है, तो ये हमारे ओव्यूलेशन को यहाँ पे सप्रेस कर देती है। बाकी ये हमारे क्या करते हैं, थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्पर्म टू पेनिट्रेट, यानी कि इसके अलावा देखिए पहली बात तो इन्होंने एग को रिलीज होने से ही रोक दिया, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने स्पर्म को यहाँ पे पहुँचने से भी रोक दिया। तो इन दोनों फिनोमेना के थ्रू क्या होता है, हमारे प्रेगनेंसी इनहिबिट हो जाती है। यूज की बात करें तो बर्थ कंट्रोल पिल्स और कभी कभी यहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर में भी इसका यूज देखने को मिलता है। और थर्ड ड्रग यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है हमारी लेवोनॉर्जेस्ट्रल। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कि नॉर्जेस्ट्रल की दो फॉर्म थी, तो ये हमारे प्योर लिवो फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि हमारा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। और बाकी सेम ही है, स्ट्रक्चर भी सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है और यूज भी हमारा लगभग सेम होता है। ये मेनली हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में ज़्यादातर यूज की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने अपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। अब देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली होते क्या है, ये हमारे जो है एक टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, क्योंकि देखिए इनके नाम में स्टेरॉइड है। बाकी ये हमारी जो है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि हमारा आउटर पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है हमारा एड्रीनल मेडुला, ठीक है, एड्रीनल मेडुला। तो यहाँ पे देखिए जैसे कुछ इस टाइप की हमारी एड्रीनल ग्लैंड हमारी देखने को मिलती है हमारी दोनों किडनी के ऊपर, ठीक है, दो एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारे दो पार्ट हो गए, एक हमारा आउटर पार्ट हो गया, एक हमारा इनर पार्ट हो गया। इनर पार्ट हमारा मेड्यूला हो गया, आउटर पार्ट हमारा कॉर्टेक्स हो गया। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है इसी, तो यही हमारा जो है हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे देखिए इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का नाम ही इसी पे पड़ा है, क्योंकि देखिए ये हमारे कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो कॉर्टेक्स से कॉर्टिको और स्टेरॉइड्स, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर हमें स्टेरॉइडल रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे वही चीज़ है कि हमारे नेचुरली हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। बाकी देखिए अभी इनके अंदर जो ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारी सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे, यानी कि वो हमारी ऐसी दवाएं होंगी जो कि इसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि जो नेचुरली प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी की तरह काम करती हैं, या फिर उसी के एक्शन को कॉपी करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उन्हीं ड्रग्स को पढ़ेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें तो द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन विच इज फर्दर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखिए इसमें भी अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है तो आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। बाकी समझिए आप लोग कि होता क्या है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे सबसे पहले रिलीज करता है हमारा कॉर्टिकोट्रोफिन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हमारा किसको स्टिमुलेट करता है, हमारी एड्रीनल ग्लैंड को। और जब एड्रीनल ग्लैंड को यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, सॉरी ये हमारा स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये हमारा यहाँ पे फिर हमारे रिलीज करती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एड्रीनो
कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। और जब यह हमारा यहाँ पे देखिए इस ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ACTH के नाम से जानते हैं, ठीक है, ACTH। अब जब ये हार्मोन हमारा रिलीज होता है तो ये हमारा जो है स्टिमुलेट करता है किसको, हमारी एड्रीनल ग्लैंड को, और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी किसको, हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स को। और जब ये हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स यहाँ पे स्टिमुलेट होता है तो हमारा रिलीज करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये बहुत सिंपल है। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने हमारा स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो इसने रिलीज किया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और इसने क्या किया, इसने हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, तो इसने रिलीज किया हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। यानी देखिए इस हार्मोन की रिलीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और इसकी रिलीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, विच इज फर्दर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बस सिंपल सी बात है। बाकी एज ड्रग दे लोअर्स इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, ऑल्सो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब देखिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना, तो ये हमारे बेसिकली कहते ही मतलब इनका काम ही हमारी बॉडी में होता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, यानी कि देखिए ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इनके अंदर जो है इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को यहाँ पे सप्रेस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो है फार्माकोलॉजी में देखा हुआ था, हमारे रूमेटाइड आर्थराइटिस और जो है गाउट के ट्रीटमेंट में यहाँ पे हमारा जो है इनका यूज देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो देखिए वही चीज़ है कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, अब ये भी हमारे मेनली जैसे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा एड्रेनल ग्लैंड रिलीज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक हार्मोन है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो इसके अंदर जो दो मेजर क्लास है, ठीक है, अब इस मेजर क्लास के अंदर हार्मोन होते हैं। तो इसके अंदर एक क्लास हो जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो देखिए हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का भी मेनली ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, क्योंकि यही इसी के अंदर हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी होती है। और इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर भी सबसे मेजर हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल। और इस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अंदर सबसे मेजर हार्मोन होता है हमारा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन आप लोग को जरूर से याद आ जाना चाहिए, हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हमारे ब्लड प्रेशर को कह सकते हो बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है तब ये हमारा रिलीज होता है, ब्लड प्रेशर को यहाँ पे रेगुलेट करता है, ठीक है। यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जब लो होता है, लेकिन कभी कभी ये जनरली भी बढ़ा देता है। इसलिए हाइपर टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, हाइपर टेंशन में हम लोग इसको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है, और हमें नहीं चाहिए उसमें। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाइपोटेंशन की, यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बीपी लो होता है, तो बीपी लो में ये हमारा काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने कॉर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब ये होता है दे रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, ठीक है, ये उसके बैलेंस को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। बाकी ये एल्डोस्टेरोन हमारा मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। बाकी देखिए जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर इम्यूनो सप्रेसिव एंटी इन्फ्लेमेटरी और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कॉर्टिसोल हमारा मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है। और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता हो तो ये कॉर्टिसोल हमारा जो है स्ट्रेस हार्मोन होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस काफ़ी होता है तब ये ज़्यादा रिलीज होता है। और ये बहुत अच्छा हार्मोन नहीं होता, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब हमारा स्ट्रेस होता है तो ये हमारी बॉडी में नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ताकि हमारी बॉडी जो है डाउन ना पड़ जाए। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हमारी 5 ड्रग आ जाती हैं, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। तो ये सारे हमारे ड्रग्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉर्टिसोन के बारे में। तो देखिए कॉर्टिसोल हमारा एक टाइप का प्रेग्नेंट यानी कि 21 कार्बन का स्टेरॉइड हार्मोन होता है। बाकी ये नेचुरली अकरिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है और ड्रग के फॉर्म में यहाँ पे देखिए ये हमारा एक प्रो ड्रग की तरह काम करता है, यानी कि देखिए ये इनिशियली इनएक्टिव होता है, लेकिन लिवर में जाके ये हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही चीज़ है कि कॉर्टिसोन हमारा इनएक्टिव प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन में, ठीक है, जो कि हमारा एक एंजाइम होता है 11 बीटा HSD1, ठीक है। तो ये आप लोग नाम फुल पढ़ लेना। और बाकी हम लोग बात करें तो वंस एक्टिवेटेड इट बाइंड्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स टू शो इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, यानी कि देखिए एक बार जब ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड करता है, और यहाँ पे जो भी इसका एक्शन है यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव, ये सारे एक्शन इसके होते हैं, तो ये सब शो करता है। यूजेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसके जो है इन्फ्लेमेशन और शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ, यानी कि पेन से रिलीफ यानी एनाल्जेसिक की तरह भी यहाँ पे इसका यूज करते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये हमारा नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। बाकी यहाँ पे जो है बाहर से हम लोग सिंथेटिक फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि एज अ ड्रग इट इज सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक एनालॉग ऑफ नेचुरल हाइड्रोकॉर्टिसोन, यानी कि
नेचुरल हाइड्रोकोर्टिसोन के एनालॉग, यानी इसकी कह सकते हो कॉपी वगैरह होता है, ठीक है, कॉपी टाइप का होता है, एकदम सेम ऐसी के जैसा। और ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा वही चीज़ है कि ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी इसके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी है वो इसका शो करेगा, ठीक है। यूजेज की बात करें तो इन्फ्लामेशन, एलर्जिक कंडीशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब में इसका यूज देखने को मिलता है। और बात करें हम यहाँ पे प्रेडनिसोलोन के बारे में, तो ये हमारे टाइप का सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग। तो देखिए वही चीज़ है कि ये देखिए इसका सबका एक्शन बिल्कुल सेम होने वाला है। सभी क्या करेंगे, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। बाकी ये हमारी इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम रहने वाला है। और यूजेज की बात करें तो सीवियर एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और अस्थमा में इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें बीटा मेथासोन के बारे में, तो ये भी हमारा जो है एक टाइप का पोटेंट सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड होता है, वाइडली यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी के लिए। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और इसका जो भी एक्शन है वो शो करेगा। यूजेज की बात करें तो स्किन इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। एंड फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी लास्ट ड्रग के बारे में, तो ये हमारे जाते हैं डेक्सामेथासोन। तो ये भी हमारे टाइप का पोटेंट सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जो कि यहाँ पे वाइडली अपना यूज किया जाता है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड करता है और यहाँ पे जो भी इसका रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे शो करता है। यूजेस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिजीज और एलर्जिक रिएक्शंस में इसका यूज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा होने वाला है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए इस टॉपिक को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपने थायराइड हार्मोन्स को, क्योंकि यहाँ पे इसको समझे बिना आप लोग यहाँ पे इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है भाई, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से हमारे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उन्हीं को हम लोग मेनली थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। अब थायराइड ग्लैंड से देखिए मेनली हमारे 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। एक हमारा T3 हो गया, एक हमारा T4 हो गया और एक हमारा हो गया कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनली हम लोग यहाँ पे अपने T3 और T4 के बारे में बात करेंगे। यही हमारे मेजर थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। बाकी एक हमारा TSH भी होता है, ठीक है, तो ये हमारा जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेन जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कभी आप लोगों ने थायराइड टेस्ट वगैरह करवाया हो तो यहाँ पे हम लोग जो है मेनली T3, T4, TSH इन्हीं का टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग मेनली आज के दिन में इसी T3 और T4 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो हमारी थायराइड ग्लैंड है तो वो हमारी थोड़ी सी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये बहुत सारे लॉब्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें ना तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी बहुत सारे लॉब्यूल्स इसी तरीके के मतलब बहुत सारे लॉब्यूल्स से मिलकर बनी होती है। और इन लॉब्यूल्स को अगर हम लोग जूम करके देखें, ठीक है, मान लीजिए इस एक पोर्शन को हम लोग जूम करें तो इस एक पोर्शन के अंदर हमारी बहुत सारी सेल्स देखने को मिलती हैं। अब इन बहुत सारी सेल्स में वैसे तो मतलब सेल्स तो बहुत सारी हैं लेकिन जो टाइप है वो 2 टाइप की होती है। एक सेल हमारी जो है फॉलिकुलर सेल्स होती है जो कि हमारी कुछ इस टाइप की होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और एक हमारी होती है यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं, क्लस्टर्स में होती हैं। मतलब ये देखिए ये हमारी बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल है, मतलब एक में हमारी बहुत सारी सेल होती है, ठीक है। इनको हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं मेनली। और इन देखिए इस फॉलिकल्स में हमें यहाँ पे जो है सेंटर में हमें ल्यूमेन देखने को मिलता है, ल्यूमेन, ठीक है। तो एक हमारी हो गई ये फॉलिकुलर सेल्स, एक हमारी हो गई पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है यही हमारा क्या बनाता है, यही हमारा T3 और T4 बनाता है, ठीक है। और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ये हमारा बनाता है कैल्सिटोनिन। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस चीज़ से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो T3 और T4 है ये बनता कैसे है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे T3 और T4 की फुल फॉर्म की और बात करें तो देखिए T3 का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जैसे कि 3 3 है तो यहाँ पे होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है। और सिंपल सी बात है T4 है तो इसका हमारा जो है टेट्रा आइडोथायरोनिन, है ना। बाकी यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है हमारा थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जैसा कि ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि कुछ हमारा आइडो यानी आयोडीन होगा और थायरोनिन यानी कि यहाँ पे जो है मेनली हमारे टायरोसिन अमीनो एसिड से यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम ड्राइव किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए इस पोर्शन को हम लोग जूम करें यानी कि देखिए इस इतने पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने एक सेल ले ली, ठीक है, तो ये हमारी एक सेल हो गई और ये हमारा ल्यूमेन हो गया, ठीक है, तो ये हम लोगों ने ल्यूमेन ले लिया। तो इसको जूम करके अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो हमारी सेल है तो इसके बगल में जैसे हमारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड से क्या होता है कि हमारा जो एक हमारे ट्रांसपोर्टर होते हैं सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा होता क्या है कि हमारा सोडियम और आयोडीन, ठीक है। अब देखिए आयोडीन का एब्जॉर्प्शन हमारा जो है आयोडीन के फॉर्म में ना होकर आयोडाइड के फॉर्म में होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारा सोडियम और आयोडाइड यहाँ पे हमारी सेल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और ट्रांसपोर्टर होता है जो कि हमारा होता है पेंड्रिन।
तो इस पेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो हमारा आयोडीन है ये हमारा जो है कहाँ चला जाता है, ये हमारा ल्यूमेन में चला जाता है। देखिए इस सेल से जो हमारा आयोडीन है वो हमारा कहाँ पहुँच गया, ल्यूमेन में। तो देखिए अभी है तो आयोडाइड के फॉर्म में, लेकिन अब क्या होगा, ल्यूमेन में पहुंचने के बाद यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये फर्दर फिर से यहाँ पे आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि देखिए हुआ क्या, इसका एब्जॉर्प्शन तो आयोडाइड के फॉर्म में हुआ, लेकिन ल्यूमेन के अंदर जाके फिर से आयोडाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी सेल है, तो इस सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, सेल के न्यूक्लियस में हमारे यहाँ पे डीएनए वगैरह होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डीएनए क्या होता है, ये डीएनए हमारे कुछ स्पेसिफिक एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा फर्दर जो है हमारे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन हमारा क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रोटीन की खासियत क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो देखिए ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें बहुत सारे टायरोसिन के जो है अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। मतलब ये देखिए सिंपल सी बात है भाई, प्रोटीन है तो हमारा अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, तो इस प्रोटीन में हमें बहुत सारे टायरोसिन अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि इसका भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होता है, जिसके थ्रू ये भी हमारा यहाँ पे ल्यूमेन में एंटर कर जाता है। अब देखिए हमारे ल्यूमेन में क्या क्या आ चुका है, हमारा ल्यूमेन में आयोडीन आ चुका है और ल्यूमेन में हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड आ चुका है। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे ये जो आयोडीन है ना, ये हमारा इस टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बाइंडिंग हमारी दो तरह से होती है, या तो हमारा एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन बाइंड होता है, या तो हमारे एक टायरोसिन के साथ दो दो आयोडीन बाइंड हो जाते हैं। मतलब इसी तरीके से होता है। ठीक है, या तो एक के साथ एक ही आयोडीन बाइंड होगा, या तो एक के साथ दो दो बाइंड हो जाएगा। मतलब देखिए या तो सिंपल इस तरीके से एक टायरोसिन के साथ एक अमीनो एसिड बाइंड है, या तो एक टायरोसिन के साथ दो अमीनो एसिड बाइंड है। तो देखिए अगर एक टायरोसिन के साथ एक अमीनो एसिड बाइंड है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोआइडोथायरोनिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोआइडोथायरोनिन। और अगर दो अमीनो एसिड बाइंड है तो हमारा हो जाएगा डाईआइडोथायरोनिन। अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए इस बाइंडिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है, इस बाइंडिंग के बाद यहाँ पे जो है इनका रिलीज हो जाता है। ठीक है, मतलब देखिए रिलीज कैसे होता है, अब देखिए ये दोनों आपस में जो है क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है, अब देखिए कपलिंग का मतलब ये दोनों आपस में बाइंड होते हैं, मतलब कि दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और अलग हो जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्योर प्रोटीन है और इसके अंदर हमारा टायरोसिन बहुत सारे बाइंड है। अब बाइंडेड फॉर्म में ही इस टायरोसिन के साथ बहुत सारे आयोडीन भी बाइंड हो गए। अब होगा क्या, यहाँ पे दो दो के फॉर्म में, ठीक है, दो दो के फॉर्म में हमारे टायरोसिन अलग हो जाते हैं। अब देखिए टायरोसिन हमारे दो तरह के हैं, एक ऐसा टायरोसिन है जिसके साथ एक अमीनो एसिड बाइंड है, एक ऐसा टायरोसिन है जिसके साथ दो अमीनो एसिड बाइंड है। तो अब इनकी जो कपलिंग है, यानी कि इनकी जो कह सकते हो इनकी जो बाइंडिंग है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो हमारा एक मोनो, देखो ये मोनो आइडोथायरोनिन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमआईटी बोल देते हैं, डाई आइडो को शॉर्ट फॉर्म में डीआईटी बोल देते हैं। या तो ऐसा होगा कि एक मोनो आइडोथायरोनिन के साथ एक हमारा डीआईटी बाइंड होगा, या तो हमारा ऐसा होगा कि एक डीआईटी के साथ दूसरा डीआईटी बाइंड होगा। देखिए इस कपलिंग में डीआईटी का होना जरूरी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक एमआईटी दूसरे एमआईटी के साथ बाइंड करे, या तो हमारा एमआईटी और डीआईटी बाइंड करेंगे, या तो हमारा डीआईटी और डीआईटी बाइंड करेगा। तो अगर हमारा एमआईटी और डीआईटी बाइंड कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T3। और अगर हमारे डीआईटी और डीआईटी ही बाइंड कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होता है, T3 और T4 यहाँ पे बन जाते हैं और जब भी इनकी जरूरत होती है तो यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म में ही हमारे ल्यूमेन के अंदर यानी हमारे इसी सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी सिंथेसिस देखने को मिलती है। अब इस पूरे सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पूरी सिंथेसिस है ना, इसमें हमारा एक एंजाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हमारा होता है थायराइड पर ऑक्सीडेस एंजाइम। यानी कि देखिए चाहे हमारा आयोडीन का जो है ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, चाहे हमारा इसके साथ जो है कपलिंग रिएक्शन हो, ठीक है, चाहे हमारा आयोडीनेशन हो यानी कि टायरोसिन के साथ बाइंड होना हो, इन सभी में हमारा आयोडीन मतलब हमारा जो एंजाइम है थायराइड पर ऑक्सीडेस एंजाइम, ये हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या हो भाई, अगर किसी तरह इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा जो हमारे जो अमीनो मतलब जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं ये बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम भी हमें दो तरह की देखने को मिलती है। एक प्रॉब्लम होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक प्रॉब्लम होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म में सिंपल सी बात है, हाइपो का मतलब कम हो जाना है, यानी यहाँ पे हमारे T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है और यहाँ पे हमारे T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। और ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये दोनों हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो देखिए अगर कम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर से T3 और T4 दे देंगे, मतलब इसको हम लोग बाहर से सिंथेटिक फॉर्म में दे देंगे। और अगर हमारा ज़्यादा हो गया है तो हम लोग यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन को बनने, हमारी बॉडी में इसको बनने से रोकेंगे। और बनने से कैसे रोकेंगे, हम लोग यहाँ पे इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, थायराइड पर ऑक्सीडेस एंजाइम। अगर ये एंजाइम भी ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी आगे की रिएक्शन होगी नहीं, हमारा T3 और T4 बनेंगे नहीं। तो बस इन्हीं सारे प्रिंसिपल पे हमारी ये ड्रग्स काम करने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए थायराइड हार्मोन्स आर एसेंशियल केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, आर स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक। ठीक है, तो यहाँ पे गले के पास हमें ये थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, आप लोगों ने देखा कैसी होती है। बाकी देखिए थायराइड ग्लैंड हमारे सोर्स होते हैं दो फंडामेंटली डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, कौन कौन से, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है।
बोथ हार्मोन्स आर वाइटल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कंट्रोल एसेंशियल फंक्शन सच एज एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो इन सभी को कंट्रोल करते हैं। बाकी देखिए थायराइड ग्लैंड हमारे जो है मेजरली लोब्यूल्स में डिवाइड होती है, जो कि हमारे दो टाइप की सेल कंटेन करते हैं, फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर। देखिए सब देख चुके हैं हम लोग, इसीलिए जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन में हमारे बहुत सारे स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है आयोडीन अपटेक, यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप यही हुआ कि हमारा आयोडीन का अपटेक हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेप हुआ ऑक्सीडेशन, यानी कि जो हमारा आयोडीन है वो हमारा आयोडाइड है वो हमारा आयोडीन में कन्वर्ट हुआ। थर्ड स्टेप हो गया हमारा आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, यानी कि टायरोसिन पे हमारा आयोडीन आके बाइंड हो गया। फोर्थ स्टेप हमारा कपलिंग रिएक्शन, यानी कि ये दोनों हमारे कपल हो गए, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप हमारा लिलीज, यानी कि कपल होने के बाद यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंथेसिस होती है थायराइड हार्मोन्स की। अब थायराइड ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आप लोग के सिलेबस में दी गई हैं। पहला है थायराइड ड्रग्स, दूसरा है एंटी थायराइड ड्रग्स। तो थायराइड ड्रग्स के अंदर हमारी एल थायरोक्सिन एल थायरोनिन आ जाती है। एंटी थायराइड ड्रग्स के अंदर हमारा प्रोपाइल थायो यूरासिल और मेथिमाजोल आ जाती है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एल थायरोक्सिन के बारे में, तो देखिए एल थायरोक्सिन यहाँ पे हम लोग जो है इसको लिवोथायरोक्सिन यानी कि लिवो फॉर्म होती है, तो ठीक है। हमारा एक सिंथेटिक फॉर्म होता है कौन सा, थायराइड हार्मोन T4 का। भाई T4 ही तो थायरोक्सिन होता है, तो यहाँ पे ये बाहर से हम लोग T4 जो है बाहर से देते हैं, ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में, विच इज नॉर्मली, यानी कि देखिए इसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में भी होता है। बाकी इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी कि देखिए अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो हम लोग यहाँ पे इसी को जो है जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एल थायरोक्सिन है ये हमारा सिंथेटिक T4 की फॉर्म होती है। पहले देखिए सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाती है ट्राईआइडोथायरोनिन में। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए ये जो हमारा T3 और T4 है, तो इसमें अब समझने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारी बॉडी है इसमें T4 का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और T3 का लेवल कम होता है। लेकिन ये जो T3 है ना, यही हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंट फॉर्म होती है, मतलब कि जो बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्शन है T3 का ही होता है, लेकिन ज़्यादा हमारा T4 होता है। तो देखिए T3 और T4 में अंतर क्या है, सिर्फ एक आयोडीन का ही तो अंतर है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे होता क्या है, T4 हमारा फर्दर जो है एक आयोडीन को लॉस करके हमारा T3 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर मतलब एक्शन हमारा मेनली T3 देता है, तो ये जो थायरोक्सिन है ये सबसे पहले हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म ट्राईआइडोथायरोन में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे जो न्यूक्लियर थायराइड रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो थायराइड रिसेप्टर्स हैं वो हमारे जो है न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। जो भी सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं, वेयर इट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और यहाँ पे देखिए हमारा बाइंड जब होता है तो हमारे जीन को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि वो हमारी ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसा कि हमारा थायराइड हार्मोन्स करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन वगैरह, ठीक है। यूजेस की बात करते हैं यहाँ पे इसको हम लोग जो है हाइपोथायरॉइडिज्म और थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एल थायरोनिन के बारे में, तो देखिए ये सिंपल सी बात है भाई, ये हमारा सिंथेटिक ट्राईआइडोथायरोनिन का फॉर्म होता है। देखिए वो हमारा T4 का फॉर्म था, ये हमारा T3 का डायरेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। दैट प्लेज एक्टिव रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। बाकी हम लोग बात करें तो एल थायरोनिन इज अ सिंथेटिक T3 दैट बाइंड्स टू थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स एंड रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो वही चीज़ है कि इसमें वही चीज़, मतलब ये भी हमारे न्यूक्लियस में जाके बाइंड हो जाएंगे, हमारे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से, उसके बाद एक्शन शो करेंगे। यूजेस की बात करें तो सीवियर हाइपोथायरॉइडिज्म में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब थर्ड ड्रग इसके अंदर आ जाती है प्रोपाइल थायोयूरासिल। अब ये हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स है, यानी ये हमारे हाइपर थायरॉइडिज्म और हमारा ग्रेव्स डिजीज, यानी कि देखिए ये हमारा ग्रेव्स डिजीज हमारा एक टाइप का हाइपर थायरॉइडिज्म, मतलब इसी की वजह से हमें हाइपर थायरॉइडिज्म भी देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग को इसको बहुत डिटेल में देखना है तो आप लोग यहाँ पे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जाके देख सकते हो, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कवर किया है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रोपाइल थायरोइडिसल हमारी टाइप की एंटी थायराइड ड्रग होती है। प्राइमरी इसका यूज हम लोग जो है हाइपर थायरॉइडिज्म के ट्रीटमेंट में करते हैं, इंक्लूडिंग कंडीशंस लाइक ग्रेव्स डिजीज। तो ये भी हमारा इसी की वजह से, मतलब ये भी हमारा एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमें हाइपर थायरॉइडिज्म देखने को मिलता है। ये हमारा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए सब वही चीज़ है, ये हमारा थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, यानी कि ये जो हमारा थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम था, ठीक है, ये इसी को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन के इनहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इनहिबिट्स T4 to T3 कन्वर्जन, यानी कि देखिए ये जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है यही हमारा बेसिकली आयोडीनेशन कराता है, ठीक है। और उसके बाद T3 को T3 में कन्वर्ट करने में भी यही एंजाइम हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी। और यूजेज की बात करें तो हाइपर थायरॉइडिज्म, ग्रेव डिजीज वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। बाकी मेथिमाजोल भी हमारी टाइप की एंटी थायराइड मेडिकेशन है, प्राइमरी हमारा हाइपर थायरॉइडिज्म को ट्रीट करती है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। और यूजेस की बात करें तो हमारा हाइपरथायरॉइडिज्म, ग्रेव डिजीज और टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर, तो ये भी हमारे यहाँ पे हाइपरथायरॉइडिज्म का एक जो है कह सकते हो पैथोजेनेसिस होता है, मतलब इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे हाइपरथायरॉइडिज्म देखने को मिलती है। तो ये था हमारे यहाँ पे थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।